नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को आज का पेपर न्यूलाइट के प्रयास से सभी का भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। आज का पेपर आपको पता है, जो आज का आपका पेपर हुआ था, पेपर आपका हुआ था नीट का, नीट टेस्ट 08। और आज आपका पेपर बहुत ही धमाकेदार पेपर था भाई साहब। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन डाले गए थे आज के पेपर में। तो आज के पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन आपका 101 से 150 डिस्कस करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं, यानी कि डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री। और उसके बाद के क्वेश्चन यानी 151 से 200 तक के क्वेश्चन आपको कराएंगे आपके सीनियर सर, सीनियर फैकल्टी ऑफ न्यूलाइट सुधीर सर आपको डिस्कस कराएंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो बने रहिए, पूरा का पूरा सेशन एंजॉय करिएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हमारे सर का मिशन क्या है। मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इस मिशन को साकार करने के लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज का पेपर जो नीट टेस्ट 08 हुआ था, उसका पहला क्वेश्चन भाई साहब क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 101, प्रश्न संख्या 101 कह रहा है कि किसमें पूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है। किसमें होता है भाई साहब, बता दीजिए। किसमें पाया जाता है पूर्ण दोहरा, यानी कि कंप्लीट की बात कर रहे हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन भाई साहब कहां पाया जाता है, बता दीजिए। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन वहां पाया जाता है जिनके पास 4 कोष्ठी आपका हृदय होता है। तो ये 4 कोष्ठी हृदय कहां है भाई साहब, अगर हम बात करें 4 कोष्ठी हृदय कहां है, ये 4 कोष्ठी हृदय कहां होगा भाई साहब, 4 कोष्ठी हृदय कहां होगा 4 कोष्ठी हृदय कहां होगा भाई साहब ये 4 कोष्ठी अगर हृदय की बात करें तो ये 4 कोष्ठी हृदय कहां होगा। पूर्ण दोहरा परिसंचरण कहां होगा, ये वहां होगा जहां पे पाया जाता है 4 कोष्ठी हृदय, जहां पे पाया जा रहा है भाई साहब 4 कोष्ठी हृदय। ये 4 कोष्ठी हृदय कहां पे पाया जाएगा भाई साहब, ये 4 कोष्ठी हृदय जो होता है ये कहां पाया जाएगा। 4 कोष्ठी हृदय आपको पता है आपके पाए जाते हैं कहां, पाए जाते हैं आपके बर्ड्स यानी पक्षियों में आपके पाए जाते हैं। आपको याद है आपके जो पक्षी होते हैं इन पक्षियों में पाया जाता है, ठीक है, पक्षियों में पाए जाते हैं। और पक्षी के साथ साथ ये पाए जाते हैं स्तनधारी में। और आपको एक याद रखना था क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, आपको याद रखना था यहाँ पे मगरमच्छ। जो मगरमच्छ है ये आपका एक्सेप्शन होता है, ये है तो आपका सरीसृप, पर इसमें पाया जाता है आपका 4 कोष्ठीय हृदय। इसमें पाया जाता है भाई साहब आपका 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो ये जहां जहां आपको भाई साहब ये दिख जाएगा, यानी जहां जहां आपको कोई पक्षी भी दिख जाए, जहां भी आपकी स्तनधारी दिख जाए, जहां भी आपको ये मगरमच्छ दिख जाए, समझ लो इनके पास में 4 कोष्ठी होता है हृदय। और 4 कोष्ठी हृदय का मतलब हो गया पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे भाई साहब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये है आपका स्कोलियोडॉन, ये आपकी है भाई साहब फिश का मतलब हो गया ये है आपकी मछली में आपका 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। उसके बाद ये है सरीसृप है सांप। और सरीसृप में अगर बात करें तो 3 कोष्ठीय पाया जाता है भाई साहब, 3 कोष्ठीय पाया जाता है। उसके बाद में ये है आपका मेढक, और मेढक भी आपका आता है उभयचर में, मेढक आपका आता है उभयचर में। और इसमें भी कितना, इसमें भी आपका 3 कोष्ठी। और ये है आपके सामने मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल में ही अगर बात करें तो इसमें आपका पाया जाता है भाई साहब क्या, इसमें पाया जाता है आपका 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। यानी कि इनके हार्ट में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो आपको यहाँ टिक किस पे लगा देना भाई साहब, आपको यहाँ टिक किस पे लगा देना, बता दीजिए एक बार। आपको टिक लगा देना है कहां, आपको टिक लगा देना भैया विकल्प नंबर 4 पे। विकल्प नंबर 4 होगा सही जवाब आपके प्रश्न 101 का। अगला प्रश्न क्या है भाई साहब, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं एक सामान्य मनुष्य का ईसीजी नीचे दिया गया है और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सही तरीके से बताया गया है।
तो यहां पर आप देखिए पी क्यू आर एस टी, सबसे पहला आपके सामने है पी, जिसको हम लोग पी वेव कहते थे, उसके बाद में आपके सामने है क्यू आर एस, और उसके बाद आपके सामने है टी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो होता था डीपोलराइजेशन होता था आपके आर्टरिया का, उसके बाद होता था वेंट्रिकल यानी निलय का, और देन यहाँ पे आपका टर्मिनेशन होता था। तो यहाँ पे सबको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। तो सबसे पहला लिखा है क्यू आर एस सम्मिश्र, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता था, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, निलय का अध्रुवण, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं निलय का अध्रुवण। और ये कहाँ होता था, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में होता था, ये बात बिल्कुल सही है भाई साहब। उसके बाद क्या कह रहे हैं, टी, तो टी में भाई साहब ये इनिशिएशन आरंभ नहीं होता है, यहाँ पे समापन होता है भाई साहब, यहाँ पे होता था समापन, तो ये बात हो गई गलत। उसके बाद कह रहे हैं पी और जो आपके दूसरे होते हैं, पी और पी के साथ में आपके क्या होते हैं, आर, पी और आर जो आपके होते हैं, इनकी अगर बात करें, पी और आर जो आपके एक साथ में जो होते हैं, ये अगर बात करें तो ये आपके क्या बोलते हैं, एक साथ में आपके क्या करते हैं, यहां पर अगर बात करें तो एक साथ में ये नहीं करेंगे। आपको याद रखना पी और आर कभी एक साथ में नहीं होते, ये भी हो गया भाई साहब गलत। और यहां पर आपके लिखा है, आप देख पा रहे हैं केवल, तो केवल नहीं, ये होता है दोनों में, ये होता है दोनों, बायां लिंग दायां लिंग दोनों में आरंभ कराता है, आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे विकल्प हैं गलत भाई साहब, सिर्फ एक ही विकल्प सही है जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, याद रखना है, यानी कि निलय का अध्रुवण होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। और डीपोलराइजेशन का मतलब यहाँ पे आपको बताएं तो इसका मतलब होता है संकुचन, इसका मतलब क्या होता है, संकुचन होगा। और संकुचन को हम लोग अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसे हम लोग कहते थे कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है भाई साहब यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। तो आपका प्रश्न 102, प्रश्न 102 का सही जवाब क्या बन जाएगा, आपके प्रश्न 102 का भैया सही जवाब बन जाएगा क्या, सही जवाब बन जाएगा आपका विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने 103, कितनी अनुरूपता भाई साहब सत्य है, तो आपको बताना है कितने हैं यहाँ पे सत्य। कह रहे हैं 2 कच्छी हृदय होते हैं मछलियों में, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं 3 कच्छी हृदय में 2 आलिंद पाए जाएंगे, 1 नीले पाए जाए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 2 होंगे इनके पास आलिंद यानी कि आर्टरिया होंगे, और 1 क्या होगा, वेंट्रिकल होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है, पहली सही बात, दूसरी सही। फिर कह रहे हैं 3 कच्छी में 2 नीले होंगे, नहीं भैया आपके 2 नीले कभी नहीं होते हैं, याद रखिएगा, 3 कच्छी होगा तो 2 नीले नहीं होगा। 3 कच्छी हृदय में कह रहे हैं सभी शरीर आते हैं, तो सभी नहीं आते हैं, ज्यादातर आते हैं भाई साहब, सभी नहीं आते हैं, ज्यादातर आते हैं। और इसका एक्सेप्शन क्या था, इसका अपवाद अगर बात करें तो इसके अपवाद में आपके सामने क्या है, मगरमच्छ, आपके सामने इसका अपवाद क्या है, मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ में पाया जाता था 4 कोष्ठी, मगरमच्छ में पाया जाता था 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता था, आपको याद रखना है। तो ये सारी की सारी बातें हैं गलत, यहाँ पे सिर्फ आपको सत्य पता करना था, तो सत्य आपके सामने सिर्फ 2 ही चीजें हैं, तो बता दीजिए भैया, जब 2 ही चीजें हैं सत्य तो कहाँ लगा देंगे भाई साहब, ठीक जल्दी बता दीजिए। आपका प्रश्न 103 जब 2 ही है सही तो कहाँ लगा देंगे, और 2 लिखा है विकल्प नंबर 2 में, तो विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब प्रश्न 103 का। अगला प्रश्न है भाई साहब क्या, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 104, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम लोग कहते हैं कोरोनरी धमनी, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी से रिलेटेड ये विकार है। और यहाँ पे अगर बात करें तो कोरोनरी का मतलब वो धमनी जो आपके हार्ट से ब्लड लेकर के हार्ट में ही लेकर के जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसको अंग्रेजी में भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, और इसको कहते हैं डिजीज। तो यहां से लिया गया है सी, यहां से लिया गया ए, यहां से लिया गया डी, तो CAD का मतलब यहाँ पे भैया क्या हो गया, एक प्रकार का CAD है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कहां पे लगा देंगे टिक, टिक का लगा लेंगे कहां पे, प्रश्न 104 में भैया टिक लगा देंगे विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है भाई साहब 105, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता सही है, तो बताना है भाई साहब सही क्या है,
सही क्या है आपको बताना है। सबसे पहले लिखा है फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन का काम होता है आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि रक्त स्कंदन में। उसके बाद लिखा है भच्चड़ कोशिकाएं, ये होती हैं आपकी मोनोसाइट। उसके बाद लिखा है आपका बेसोफिल, और बेसोफिल आपके होते थे शोधकारी क्रिया में रिस्पॉन्सिबल होते थे, उत्तरदायी होते थे। एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस यानी परासरणी संतुलन बनाता था। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर बात करें तो आपके सामने क्या बन के आ रहा भाई साहब सही उत्तर? आपके सामने प्रश्न 105 में सही उत्तर बन के आ रहा विकल्प नंबर 1। अगला क्या है? अगला है भाई साहब प्रश्न संख्या 106। हमारे शरीर में एक विशेष रक्त वाहिकाओं का तंत्र पाया जाता है जो रक्त को सिर्फ हृदय पेशी व्यास तक ले जाता है और वापस ले आता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम भाई साहब कहते हैं कोरोनरी तंत्र। आपको पता है आपके हृदय से ही आपका ब्लड लेगा और हृदय में ही दोबारा आपको हृदय लेके जाएगा, हृदय से वापस लेगा। तो इसे हम लोग कोरोनरी सिस्टम या आपको बोलते हैं कोरोनरी तंत्र, याद रखिएगा। क्या बन जाएगा भाई साहब सही जवाब? सही जवाब 106 का क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा आपके प्रश्न 106 का विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न 107 आपके सामने, कॉर्डी टेंडिनी। भाई साहब कॉर्डी टेंडिना कहाँ पाए जाते थे? कॉर्डी टेंडिनी पाए जाते थे आपके वेंट्रिकल में। कॉर्डी टेंडिनी भाई साहब कहाँ पाए जाते थे? ये पाए जाते थे भाई साहब दोनों नीले में, जो दोनों आपके नीले हैं उन नीले में ये पाए जाते थे कॉर्डी टेंडिनी। तो भाई साहब यहाँ कह रहे हैं क्या केवल दाहिने नीले में? नहीं। क्या केवल बाएं नीले में? नहीं, दोनों भाई साहब नीले में पाए जाते हैं। तो दोनों नीले में जब पाए जाएंगे तो कहां टिक लगा देंगे? आपका प्रश्न 107 कहां टिक लगा देंगे? लगा देंगे विकल्प नंबर 3 पे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने 108। इराथ्रोसाइट का कब्रिस्तान क्या है? इराथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। आरबीसी का कब्रिस्तान होता है आपका क्या? इसका कब्रिस्तान होता है स्प्लीन। स्प्लीन, और इसको हम लोग कहते थे प्लीहा। इसको हम लोग प्लीहा भी कहते हैं। कहां लिखा भाई साहब प्लीहा? प्लीहा लिखा है विकल्प नंबर 2 पे। तो विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 108 का। अगला प्रश्न 109, कह रहे हैं सही पथ कौन सा होगा, यानी करेक्ट रूट पता करना है जो आपका जाता है एक्शन पोटेंशियल। तो आप देखिए भाई साहब विकल्प नंबर 2 को, SAN से चल के गया ABN के पास, उसके बाद आता है हिस बंडल के पास, परकिंजे फाइबर के पास और हृदय पेशी के पास। तो ये सीक्वेंस आपको बताया गया था क्लासरूम में, याद कर लीजिएगा, और आप अपनी NCERT में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ABN से शुरुआत करिए तो बात हो गई गलत। यहाँ पे देखिए कि SAN के बाद में ABN यहाँ पहुंचा दिया तो ये भी हो गया गलत। तो बता दीजिए भैया 109 का सही जवाब क्या होगा? 109 का सही जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है 110। कितनी अनुरूपता भाई साहब यहाँ पे सत्य हैं? तो सबसे पहला है अति तनाव, जिसको हम लोग बोलते थे हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, इसे हम बोलते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो इसे हम लोग बोलते थे हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि इसकी वैल्यू आपकी होनी चाहिए 120/80 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। अगली बात क्या है? अगली बात है प्रवाह आयतन, और जो यहाँ पे दिया है आपके सामने 170, ये होना चाहिए था भाई साहब 70, ये होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं भाई साहब ये हो गया गलत, पहला सही है। और यहाँ पे कह रहे हैं 0.08, 0.08 नहीं होता है, ये होता है 0.8 सेकेंड होता है, आपको याद रखना है। तो ये भी हो गया गलत। हृदय निकास यानी कि आउटपुट आपका 5000 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कितने सही हैं भाई साहब? 110 में आपके सही हैं 2। 110 में भाई साहब सही हैं आपके 2। तो बता दीजिए कहां लगा देंगे गोला? गोला लगा देंगे भैया विकल्प नंबर 3 पे। प्रश्न संख्या 110 विकल्प नंबर 3 पे लगा देंगे गोला। अगला प्रश्न 111। निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मा में नहीं होता है? तो आपको पता है 3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते थे, मेजर 3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते थे। एक हमारा F वाला, एक G वाला और A वाला। ये भाई साहब F वाला क्या है? F वाला हमारा होता है फाइब्रिनोजन, G वाला होता है ग्लोब्यूलिन, A वाला होता है एल्ब्यूमिन। लेकिन भाई साहब क्रिएटिन नहीं पाया जाता है। क्रिएटिन ये नहीं पाया जाता। क्रिएटिन ये आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है और ये पाया जाता है स्किन में, आपके त्वचा में पाया जाता है। याद कर लीजिए, ये पाया जाता है भाई साहब आपके त्वचा यानी स्किन में, हेयर का मतलब आपका बाल, और आपके नाखून में पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहे कौन सा नहीं है? तो नहीं में है क्रिएटिन। आंसर बन के क्या आएगा? आंसर बन के बता दीजिए भाई साहब क्या आएगा? प्रश्न 111 आंसर बनेगा 4। अगला प्रश्न है भाई साहब 112।
कह रहे हैं रक्त और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान किस द्रव से होता है? तो ये होता था भाई साहब लिम्फ से, और लिम्फ का मतलब होता है लसिका। लिम्फ को हिंदी में क्या कहते हैं? लिम्फ को भाई साहब हिंदी में कहते हैं लसिका। लिम्फ को हिंदी में क्या कहते हैं? लसिका। लसिका में क्या नहीं होता है? लसिका में भाई साहब अगर बात करें तो आरबीसी नहीं होता है, और अगर बात करें तो हमारे पास कुछ प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, याद रखना है। और ये कैसा होता है? ये होता है भाई साहब रंगहीन। ये कैसा होता है? ये होता है रंगहीन, क्योंकि इसके पास में हीमोग्लोबिन भी अनुपस्थित होता है। और इसको हम लोग ऊतक द्रव, लिम्फ या अंतराली द्रव सब कुछ बोलते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा सही जवाब? प्रश्न संख्या आपकी 112, जवाब क्या बनेगा? जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, कोरोनरी आर्टरी यानी कोरोनरी धमनी रक्त की आपूर्ति करती कहां? तो आपको बताया था कोरोनरी की बात जब भी आएगी तो आप हृदय पे भाई साहब टिक लगा देंगे। हृदय को लेके जाने वाला कोरोनरी आर्टरी यानी धमनी, और हृदय से हृदय को देने वाला आप अगर बात करें तो इसको बोलेंगे कोरोनरी सिरा यानी कि कोरोनरी वेन्स। तो एक का नाम है कोरोनरी आर्टरी और दूसरे का नाम है कोरोनरी वेन्स। हिंदी में बात करेंगे तो कोरोनरी धमनी और कोरोनरी सिरा हो जाएगा। तो क्या बनेगा जवाब? 113 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न 114, कौन सी ल्यूकोसाइट फैगोसाइटिक होती है जो शरीर में प्रवेश करने के लिए बाह्य जीवों को नष्ट करती है? तो याद करिए न्यूट्रोफिल को, याद करिए मोनोसाइट को, याद करिए भैया न्यूट्रोफिल को, और इसके साथ एक और याद कर लो मोनोसाइट। ये एक और याद कर लो मोनोसाइट। और न्यूट्रोफिल का परसेंटेज याद कर लीजिए 60 से 65% भाई साहब होता है, याद कर लीजिएगा। और मोनोसाइट का परसेंटेज भी याद कर लीजिए, मोनोसाइट का परसेंटेज होता है 6 से 8% होता है। तो ये आपके ऐसे फैगोसाइटिक हैं जो शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को खत्म कर देते हैं। तो कहां लगा देंगे भैया टिक? सही सही बताइए। आपका प्रश्न नंबर 114 टिक लगा देंगे कहां? टिक लगा देंगे विकल्प नंबर 1 पे। अगला प्रश्न 115, प्लाज्मा का कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो ये प्रोटीन भाई साहब होता है 6 से 8%, 6 से 8%। और इसमें 3 प्रोटीन होती है। एक सबसे पहली F से फाइब्रिनोजेन, G से होती है ग्लोब्यूलिन और A से होती है भाई साहब एल्ब्यूमिन। तो ये अभी अभी आपको पुराने क्वेश्चन में डिस्कस किया था आपको। तो आपका कहां लगा देंगे भाई साहब? यहाँ पे टिक, टिक लगा देंगे कहां? 115 में टिक लगा देंगे विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भाई साहब 116, कौन सी लिकोसाइट कुल WBC की 20 से 25% होती है? तो ये 20 से प्रतिशत होती है भाई साहब लिम्फोसाइट। ये कौन सी होती है? ये होती है भाई साहब लिम्फोसाइट। ये होती है आपकी लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट होती है ये 2 टाइप की, एक का नाम होता है बी लिम्फोसाइट, एक का नाम होता है भाई साहब टी लिम्फोसाइट। तो कहां लिखा है भाई साहब लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट कहां लिखा है? लिम्फोसाइट भैया कहां लिखा है? लिम्फोसाइट कहां लिखा है? 116, प्रश्न 116 लिम्फोसाइट लिखा है विकल्प नंबर 4 में। अगला प्रश्न है 117, प्लाज्मा में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो आपको पता है प्लाज्मा में आपका सोडियम भी होगा, कैल्शियम आयन भी होगा, मैग्नीशियम आयन भी होगा, क्लोराइड आयन भी होगा। तो भैया जब सब के सब होंगे तो बता दीजिए कहां पे लगा देंगे गोला? जब सब के सब होंगे भाई साहब तो कहां लगा देंगे टिक? टिक लगा देंगे भाई साहब विकल्प नंबर 4 पे। प्रश्न 117 विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 118, मैचिंग का क्वेश्चन है भाई साहब, मैच कराना है यहाँ पे। तो बता दीजिए, सबसे पहला लसिका यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम भाई साहब क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम की अगर बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम अगर बात करें तो ये आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्कीर्ण द्रव्य का वापस आने का काम करता है। ये फुफ्फुसीय सिरा क्या है? फुफ्फुसी को ही हम लोग पल्मोनरी भी बोलते थे, याद रखिएगा। इसी को हम लोग बोलते थे पल्मोनरी। पल्मोनरी और सिरा का मतलब होता है वेन्स। तो पल्मोनरी जो सिरा होती है ये क्या करती है? ये आपकी ऑक्सीकृत रक्त का संवहन करती है, याद रखिएगा। उसके बाद में है थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट किसके लिए होते थे? थ्रोम्बोसाइट अगर बात करें तो ये आपके रुधिर का स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग थक्का बनाते थे, आपको याद रखना है। और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट किस में थे? प्रतिरोधी रिएक्शन में थे। तो बता दीजिए कहां लगा देंगे टिक? प्रश्न संख्या 118 और विकल्प नंबर 2 देखिए भाई साहब, विकल्प नंबर देखिए 2, ए का है थर्ड। क्या ए का भाई साहब थर्ड है? बिल्कुल वही सही बात है, ए का थर्ड है। क्या बी का वन है? बिल्कुल सही बात है, बी का है वन। और सी का फोर्थ, डी का वन।
तो आंसर बनेगा भाई साहब आपके सामने सेकेंड, आंसर बन जाएगा आपका 118 का सेकेंड। अगला प्रश्न है 119 आपके सामने। 119 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन भाई साहब सत्य है? सबसे पहली बात कह रहे हैं हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी एनीमिया के कारण होता है, गलत बात है भाई साहब। एनीमिया के कारण नहीं होता है, ये बात इनकी गलत है, ये बात हो गई इनकी भाई साहब गलत। हृदय निकास प्रवाह आयतन पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। रक्त कैपिलरी एक लेयर सिंगल लेयर की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है, सिंगल वॉल्ड होती है इसके पास। मनुष्य में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? हिपैटिक का मतलब कहीं भी आ जाता है तो आप याद रखिए लीवर से यानी कि यकृत, और रीनल पोर्टल सिस्टम आ जाता है तो याद रखिए किडनी। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भाई साहब क्या होता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये होता है कि जो हृदय है, हृदय से ब्लड हमारा जाता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में भाई साहब ब्लड जाएगा, और इंटेस्टाइन में अगर बात करें तो ये जाता है, हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, और लीवर का मतलब हिंदी में कहते हैं इसे यकृत, और यकृत से फिर ये वापस जाता है हृदय में। तो ये आपका है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो भाई साहब बी सी डी सही है, 119 में बी सी डी सही है, तो कहां लगा देंगे टिक? बी सी डी कहां लिखा है? 119 का बी सी डी लिखा है आपके विकल्प नंबर 3 में। विकल्प नंबर 3 में देखिए भाई साहब लिखा है बी सी डी, तो क्या बन जाएगा सही जवाब? आपके क्वेश्चन प्रश्न 119 का 119 में विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न भाई साहब 120, आपके सामने एक चित्र दिया गया है, आपको सही विकल्प बताना है। तो सबसे पहली बात जो आपका ए है क्या है? ये है पल्मोनरी धमनी। ये ए क्या है भाई साहब? ये ए है आपके सामने पल्मोनरी धमनी। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं पल्मोनरी धमनी है भाई साहब, ये है पल्मोनरी धमनी। ये भाई साहब बी क्या है? बी है आपका पल्मोनरी सिरा। ये क्या है आपका? पल्मोनरी सिरा है, याद रखिएगा। ये ऊपर लंग्स, लंग्स का मतलब होते हैं ये फेफड़े में गए थे, डीऑक्सी गया था और ऑक्सी ब्लड आया था यहाँ से। ये भाई साहब सी क्या है? ये सी क्या है? अगर सी की बात करें तो ये है आपकी महाधमनी, जिसको हम लोग एओर्टा बोलते हैं। ये है आपकी महाधमनी, और महाधमनी को हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो इसको कहते थे एओर्टा। उसके बाद में ये डी क्या है? डी है भाई साहब महासिरा। डी क्या है? डी है आपका महासिरा, और महासिरा को हम लोग बोलते थे वेना केवा। क्या बोलते थे? वेना केवा। अब देखिए भाई साहब, अब देखिए क्या सही है क्या गलत है। तो कह रहे हैं ए है पल्मोनरी सिरा, तो भाई साहब ए जो है पल्मोनरी सिरा नहीं है। देखिए ए क्या है? पल्मोनरी धमनी है, तो यहाँ पे होना चाहिए था धमनी। फिर कह रहे हैं बी क्या है? बी है पल्मोनरी धमनी, तो बी पल्मोनरी सिरा है। यहाँ पे भाई साहब क्या होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था भाई साहब सिरा। फिर क्या है? सी कह रहे हैं पल्मोनरी धमनी है, तो सी ये हो गया महाधमनी भाई साहब। सी जो है आपकी ये क्या है? सी की अगर बात करें, सी है आपकी महाधमनी। सी आपका क्या है? सी है आपका महाधमनी। और डी क्या है? डी है भाई साहब आपके सामने, आप देख पा रहे हैं, आप सही से देखिए, डी आपका भाई साहब क्या है? डी है आपका महासिरा। तो देखिए डी है आपका महासिरा, ये बात आपके विकल्प नंबर 4 में लिखी है। तो भाई साहब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 4 ही आपका ऐसा है जो सही तरीके से बात कर रहा है, और सही ही यहाँ पूछा गया था। तो बता दीजिए भैया 120, प्रश्न 120 क्या बनेगा जवाब? जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 121, प्रथम ध्वनि आपकी उत्पन्न होती है जब। तो ये प्रथम ध्वनि जो उत्पन्न होती है इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम ध्वनि, जो प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है इसको हम कहते हैं LUB, यानी कि इसको हम कहते हैं लब। और ये लब जो है, ये अगर बात करें तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से आपकी होती थी। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के वाल्व से होती थी, आपको याद रखना है। सेमी ल्यूनर वाल्व से बंद होगा तो यहाँ पे दूसरी ध्वनि उत्पन्न होगी जिसको हम कहते थे डब, और इससे आपकी जो उत्पन्न होगी उसको हम कहेंगे भाई साहब लब। तो यहाँ पे क्या बनेगा टिक? 121 का विकल्प नंबर भाई साहब 3 बन जाएगा सही जवाब। प्रश्न 121 विकल्प नंबर 3 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है भाई साहब? अगला प्रश्न है आपके सामने 122, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि न्यूट्रोफिल हेपेरिन का श्रावण करता है। तो भाई साहब ये न्यूट्रोफिल नहीं करता, ये बेसोफिल करता है। न्यूट्रोफिल नहीं करता, ये करता है आपका बेसोफिल। ये कौन करता है? ये करता है बेसोफिल। तो ये बात हो गई गलत। फिर कह रहे हैं बेसोफिल वाहिका प्रसक, जिसको हम लोग कहते थे बैसोडाइलेटर, और ये रसायन कह रहे हैं आपका सेरोटोनिन का श्रावण करता है। नहीं भैया, ये करता था आपका हिस्टामिन का।
ये करता था भाई साहब हिस्टामिन का, ये करता था हिस्टामिन का। ये किसका करता है? ये करता है हिस्टामिन का। तो ये बात भी होगी गलत। फिर कह रहे हैं इओसिनोफिल कुल डब्ल्यूबीसी का 6 से 8%। तो 6 से 8% में आपको याद रखना है मोनोसाइट। 6 से 8% में भाई साहब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है मोनोसाइट। मोनोसाइट, ये जो मोनोसाइट होते हैं इनका परसेंट होता था 6 से 8%। तो यहां पे अगर बात करें तो भाई साहब गलत कितने हैं? गलत अगर बात करें तो सब के सब हैं गलत। तो जब सब के सब गलत है तो भैया बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 122, आंसर क्या बन जाएगा? प्रश्न 122 आंसर बनेगा भैया विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है 123, कौन सी एक RH असंगत शादी है, यानी RH इनकम्पेटिबिलिटी मैरिज। तो याद करिए RH निगेटिव फीमेल, RH निगेटिव फीमेल, RH पॉजिटिव फीटस की कहानी आपने पढ़ी है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। RH नकारात्मक मादा यानी निगेटिव आपकी फीमेल और RH धनात्मक नर। यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा प्रश्न 123। आंसर भाई साहब बन के आएगा आपका ये। यहाँ पर सब कुछ उल्टा सीधा लिखा है, आप इसको देख लीजिए भाई साहब। तो प्रश्न 123 आंसर बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है आपके सामने 124। अगला प्रश्न 124 है। अब आपको हमने बताया कि ए क्या है भाई साहब? ए है आपका महाधमनी। ए क्या है ये? ए है आपका महाधमनी। ए है भाई साहब ये आपका महाधमनी, और महाधमनी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एओर्टा। क्या कहते हैं? एओर्टा। बी क्या है? ये बी है भाई साहब महाशिरा। बी क्या है? बी है आपका महाशिरा, और इसको हम लोग कहते थे वेना केवा। क्या कहते थे? वेना केवा। ये भाई साहब सी क्या है? सी है आपका एस ए नोड, एस ए नोड। और डी क्या है? डी है आपका ए वी नोड, ए बी नोड। ये जो आपका एस ए नोड है इसको हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेस मेकर भी कहते हैं। अब इसके हिसाब से सब कुछ भाई साहब पढ़ लीजिए। प्रश्न 124, प्रश्न 124 में देखिए आप विकल्प पहला सबसे पहले देख लीजिए। कह रहे हैं ए जो है ऑक्सीकृत रक्त को विभिन्न भागों में ले जाता है। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या है? ए का मतलब है महाधमनी। महाधमनी जो है आपके ब्लड को पूरे उसमें ले जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहे हैं बी, बी का मतलब है महाशिरा। महाशिरा अनाक्सीकृत रक्त को शरीर की विभिन्न हिस्सों ग्रहण करता है, बिल्कुल सही बात है। और सी में क्या करें? हृदय के लयात्मक संकुचन को प्रारंभ करता है, बनाए रखता है, सी। और सी का मतलब है यहाँ पे आपका एस ए नोड। ये बात भी सही है। अब ये कह रहे हैं ए अनाक्सीकृत को ले जाता है, तो भाई ए अनाक्सीकृत को नहीं ले जाता है, ये बात है गलत। ये आपका ऑक्सीकृत को ले जाता है। डी सामान्यतः गति प्रेरक है, तो डी नहीं है आपका गति प्रेरक। गति प्रेरक आपका ये पेसमेकर जो है ये होता है गति प्रेरक। ये आपका क्या होता है? गति प्रेरक। तो आपका डी नहीं है, ये भी हो गया गलत। तो सही कितने हैं भाई साहब? 124। 124 में सही कितने हैं? 124 में सही है भाई साहब पहला, दूसरा, तीसरा। और पहला, दूसरा, तीसरा भाई साहब कहाँ लिखा है? 124 पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ लिखा है? पहला, दूसरा, तीसरा भैया लिखा है विकल्प नंबर 1 में। विकल्प नंबर 1 में लिखा है, सही से देखिए। 124 का विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है भाई साहब 125। कह रहे हैं त्रिबलिनी कपाट किसके बीच पाए जाते हैं? तो आपका पता है ट्राइकस्पिड वाल्व जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमेशा हम लोग राइट आर्टिया राइट वेंट्रिकल में, और बाइकस्पिड वाल्व अगर बात करें तो आपके लेफ्ट आर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें 125 में कहाँ लिखा है राइट आर्टिया? राइट आर्टिया का मतलब होता है दायां आलिंद। तो भाई साहब दायां आलिंद और दायां नीले में पाया जाएगा। विकल्प बन जाएगा आपका 1। विकल्प भाई साहब बन जाएगा 1, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई साहब 126। 126 कह रहे हैं किसमें 2 कोष युक्त हृदय पाया जाता है? तो आपको पता है 2 चैम्बर का आपका हृदय पाया जाता है फिशेस का मतलब मछलियों में। और यहाँ पे मछली एक ही सिर्फ दी गई जिसका नाम है स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन को हम लोग डॉग फिश कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फिश में आती है भाई साहब। ये स्कोलियोडॉन, इसको हम लोग कहते हैं डॉग फिश। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉग फिश। और ये किस में आती है? कॉन्ट्रैक्ट फिश में। ये भाई साहब किस में आती है? ये आती है कॉन्ट्रैक्ट फिश में। और इसके पास कैसा होता है? इसके पास भैया होता है कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस अंतःकंकाल होता है, आपको याद रखना है। कार्टिलेजिनस अंतःकंकाल यानी एंडोस्केलेटन होता है, और ये आपकी फिश है। फिश का मतलब ये है मछली।
तो इनके पास पाया जाता है आपका एक आलिंद पाया जाएगा, एक पाया जाएगा इनके पास में आलिंद, और एक पाया जाएगा इनके पास में निलय। एक पाया जाएगा भाई साहब आलिंद, एक पाया जाएगा निलय। तो यहाँ पर कितने चैम्बर हो गए? चैम्बर हो गए भाई साहब 2। बता दो आंसर क्या बन जाएगा भाई साहब? आंसर क्या बन जाएगा? प्रश्न संख्या आपका, प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या भाई साहब क्या है यहाँ पर? प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न आपका 126। 126 में भैया विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 127। थ्रोम्बोकाइनेज रक्त स्कंदन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात यहाँ बताई गई है। दोनों ही बातें आपको सही हैं, ब्लड क्लॉटिंग से ली गई हैं और दोनों है बातें सही। तो भाई साहब आप कहाँ पे लगा देंगे टिक? टिक कहाँ लगा देंगे? टिक लगा देंगे विकल्प नंबर 4 पे। प्रश्न 127 और आपका आंसर बनेगा विकल्प 4। अगला प्रश्न भाई साहब 128, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी। कह रहे हैं अभिकथन पहला कह रहा है ओ निगेटिव रक्त समूह सर्वात्रिक दाता होता है। बिल्कुल सही बात है। और ओ निगेटिव रक्त समूह के पास कोई प्रतिजन यानी कि एंटीजन नहीं होता है। कोई प्रतिजन का मतलब होता है भाई साहब एंटीजन। हम लोगों ने एंटीजन एंटीबॉडी पढ़े थे, तो ये इनके पास में नहीं होता है। दोनों ही बातें भाई साहब सही हैं और सही तरीके से इसकी व्याख्या करी गई है। तो जब सब कुछ सही है तो भैया कहाँ लगा देंगे टिक? प्रश्न 128 कहाँ लगा देंगे टिक? टिक लगा देंगे विकल्प नंबर 4 पे। अगला प्रश्न 129। एक व्यक्ति का प्रवाह आयतन, और प्रवाह आयतन को हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। प्रवाह आयतन को हम लोग क्या कहते थे? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते थे। याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। प्रवाह आयतन क्या होगा? यदि हृदय निकास को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। हृदय निकास को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ये आपका बढ़कर के 7.2 लीटर कर दिया जाए। लेकिन व्यक्ति का हृदय स्पंदन क्या होगा? हृदय स्पंदन का मतलब हार्ट रेट होता है, याद रखिएगा। पहले की तरह ही रहे। तो पहले की तरह का मतलब क्या? पहले की तरह का मतलब है 72 प्रति मिनट। ये आपको समझना है। तो यहां पर भाई साहब आपको हमने एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, कि आपका फार्मूला क्या था? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू आपका था स्ट्रोक वॉल्यूम, और इसको मल्टीप्लाई कराते थे हार्ट रेट से। यानी कि हृदय निकास निकालने के लिए आपको क्या करना था? आपको प्रवाह आयतन का मल्टीप्लाई कराना था हार्ट रेट से। आपका जो हार्ट रेट होता है उस हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करना है। हार्ट रेट आपकी नॉर्मल होती है 72, और प्रवाह आयतन यहाँ पे हमें पता करना है। प्रवाह आयतन तो हमें यहाँ पता ही करना है ना, तो यहाँ लिख लीजिए प्रवाह आयतन। और ये हृदय निकास भाई साहब कितना हो गया? 72 लीटर, और इसे बदल लीजिए ml में, तो ये हो जाएगा आपका 7200 ml। ये 7200 ml भाई साहब यहाँ रख दीजिए। अब क्या करिए, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रवाह आयतन। ये 72 आ जाएगा भाई साहब नीचे, तो 72 आ गया जब भाई साहब नीचे, तो इसको कट लगा दीजिए और यहाँ पे आंसर बन के आ जाएगा भाई साहब 100, यानी कि 100 ml बन जाएगा सही जवाब। 129 में आपका प्रवाह आयतन बनेगा 100 ml। और बता दीजिए भाई साहब 100 ml कहाँ है? 100 ml आपके लिखा है कहाँ? 100 ml भाई साहब लिखा है आपके विकल्प नंबर 3 पे। तो प्रश्न 129 विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 130। रक्त स्कंदन के लिए कई कारक सम्मिलित होते हैं, कुछ निष्क्रिय होते हैं, लेकिन रक्त स्कंदन के लिए अभिक्रियाओं के द्वारा सक्रिय हो जाते हैं कुछ रसायन की सहायता से। तो यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहली रिएक्शन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है थ्रोम्बोकाइनेज की उपस्थिति में। ये है आपकी पहली रिएक्शन, और यहाँ पे होता था थ्रोम्बोकाइनेज। दूसरी रिएक्शन यहाँ पे इस तरीके से चलती थी। यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे जो थ्रोम्बिन बनता था, ये थ्रोम्बिन क्या करता था? ये जो थ्रोम्बिन होता था ये क्या करता था? ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता था। तो ये रिएक्शन आपको चलती थी, और ये थ्रोम्बिन जो है ये आपका अघुलनशील प्रोटीन और आपका रक्त का थक्का बन जाता था, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे X क्या है? थ्रोम्बिन, और Y क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज। तो 130, प्रश्न 130 आंसर क्या बनेगा? प्रश्न भैया 130 है और आंसर बन जाएगा आपका विकल्प नंबर 4। प्रश्न 130 आंसर बन जाएगा विकल्प नंबर 4। प्रश्न 130 आंसर बन जाएगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न 131। अगला प्रश्न 131 है, कह रहे हैं कौन सा कथन भाई साहब सत्य है? तो सत्य के लिए आप देखिए बी और सी को।
सत्य को देखिए आप, बी और सी को। कह रहे हैं आलिंद प्रज्ञ 30% नीले को भरता है, बिल्कुल सही बात है। हृदय निकास नीले भराव पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। क्या ए बी को कहते हैं? नहीं भाई, ए बी को नहीं कहते थे, ये तो हम लोग ऐसे नोट को बोलते थे, अगर आपको याद हो। एक हृदय चक्र के दौरान पंप किया जाने वाला हृदय निकास कहलाता है, तो ये हृदय निकास नहीं, इसको प्रवाह आयतन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रवाह आयतन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रवाह आयतन। तो बी और सी भाई साहब यहाँ पे बन के आ जाएगा सही जवाब। बता दीजिए कहां लगा देंगे टिक 131 पे? 131 पे भैया ऑप्शन बनेगा 2। अगला प्रश्न 132। 132 किस प्रकार से परानुकंपित तंत्र का संकेत हृदय के कार्य को प्रभावित करती है? तो यहां पर अगर बात करें तो ये जो परानुकंपित तंत्रिका तंत्र, ये पार्ट है एनस का। ये किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है आपके एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। और ये क्या करता है? हृदय निकास को कम कर देता है, हृदय दर को भी भाई साहब ये कम कर देता है। ये कह रहे हैं बढ़ा देता है, नहीं भाई साहब। ये कह रहे हैं बढ़ा देता है, ये कह रहे हैं भाई साहब बढ़ा देता है, नहीं। विकल्प नंबर 1 बन जाएगा भाई साहब सही जवाब 132 का। अगला प्रश्न 133। दोहरा परिसंचरण के अंतर्गत किस प्रकार का परिसंचरण आता है? तो इसमें आता था, आपको पता है, पल्मोनरी सिस्टेमिक। और पल्मोनरी सिस्टेमिक को हम लोग कहते थे फुफ्फुसी और क्रमबद्ध। इसको हम लोग कहते थे फुफ्फुसी और क्रमबद्ध। फुफ्फुसी और क्रमबद्ध कहते थे भाई साहब इसे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जवाब? जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है आपका 134। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता था आपके आर्थ्रोपोड और मोलस्का में। ये पाया जाता था भाई साहब कहाँ? ये पाया जाता था आपका आर्थ्रोपोडा में, ये पाया जाता था आपका आर्थ्रोपोडा में, ये पाया जाता था आपका मोलस्का में, ये पाया जाता था भाई साहब मोलस्का में। और यहाँ पे आर्थ्रोपोडा का मेंबर दिया गया है आपका कीट। तो कीट का मतलब ये आपके आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। विकल्प बन के आएगा 1 सही जवाब 134 का। अगला प्रश्न 135। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपका देख पा रहे हैं कि हृदय से आपका अनाक्षीकृत बल गिल्स में जा रहा है और फिर आपकी अनाक्षीकृत रुधिर शरीर के विभिन्न भाग में जा रहा है। तो ये गिल्स यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई साहब फिशेस की। यहाँ पे बात कर रहे हैं फिशेस। फिशेस का मतलब है मछली। और इनका हार्ट अगर बात करें 2 चैम्बर का होता है। एक पाया जाता है इनके पास में आलिंद और दूसरा पाया जाता है इनके पास में निलय। तो यहाँ से इनके पास में आपका ब्लड यहाँ से निकला और कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा भाई साहब गिल्स के पास में, और गिल से पहुंचा इनके बॉडी के पास में, और बॉडी से पहुंचा भाई साहब इनके इस तरीके। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये कैसा परिसंचरण तंत्र है? 135 में अगर बात करें तो ये आपका एकल परिसंचरण तंत्र होता है। क्या बनेगा सही जवाब? 135 का विकल्प नंबर 1 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 136। तो वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है 120/180। आपने पढ़ा होगा, याद कर लिया होगा। तो भाई साहब इसमें तो कुछ आपको बताना ही नहीं है। अगला प्रश्न 137। ईसीजी में भाई साहब क्या? ईसीजी में अगर बात करें तो कौन आलिंद के उद्दीपन के निरूपण करता है? तो आलिंद का मतलब होता है आपका आर्ट्रिया, और आर्ट्रिया में डीपोलराइजेशन आप करता है पी वेव। कौन करता है? पी वेव। इसको हम लोग बोलते थे पी वेव। ये पी वेव भाई साहब करता है। तो पी वेव का मतलब यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा भैया 137 से विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है? 138। 138 में ध्यान से देखिए, कह रहे इनकरेक्ट बताना है। तो पहला साउंड आपको पता है, पहला साउंड आपका होता है लब। और ये आपके क्लोजर, किसके क्लोजर से? आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बाल्व के क्लोजर से होता है। द्वितीय आपका डब होता है, और ये सेमी ल्यूनर यानी अर्धचंद्राकार बाल्व के बंद होने से होता है। ईसीजी क्या है? हृदय की विद्युतीय क्रियाकलाप है। और निलयी कोशिकाओं का निलयी डायस्टोल संकुचन भाई साहब होता है। ये बात यहाँ पे है गलत। तो यहाँ पे अगर बात करें गलत क्या है? गलत है भाई साहब विकल्प नंबर 4। गलत है भाई साहब 138 में। 138 में भाई साहब गलत क्या है? विकल्प नंबर 4। यहाँ पे डायस्टोल की जगह पे सिस्टोल होना चाहिए। डायस्टोल की जगह पे क्या होना चाहिए था? सिस्टोल। अगला प्रश्न भाई साहब क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 139। गलत अनुरूपता बतानी है। तो देखिए, इओसिनोफिल संक्रमण से बचाव करते हैं, बेसोफिल शोधकारी क्रियाएं करते हैं। कह रहे हैं केबल बी नहीं भाई साहब, बी तथा टी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षण अंकुरिया में काम करते हैं। गलत पता करना था, यही है गलत। गलत का भाई हो गया भाई साहब गलत। क्या बन के आएगा विकल्प? विकल्प बन के आएगा भैया आपका विकल्प नंबर 3। 139 प्रश्न आपका विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न 140। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, आपको पढ़ना है। रुधिर का थक्का बनने वाले स्कंदन के अनेक कारण प्लाज्मा में निष्क्रिय दशा में रहते हैं। अधिकतर स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, आपके केंद्रक विहीन होते हैं। दोनों की दोनों बातें हैं सही। प्रश्न 140, दोनों बातें हैं सही।
तो जब दोनों बातें सही तो बता दीजिए भाई साहब टिक कहाँ लगा देंगे। जब दोनों बातें हैं सही तो टिक लगा देंगे कहाँ? प्रश्न 140, आंसर बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न भाई साहब है 141, आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? तो ये भाई साहब जीवन काल आप याद कर लीजिए, ये जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन भाई साहब होता है, 120 दिन होता है भाई साहब जीवन काल। तो बता दीजिए कहाँ लगा देंगे टिक? 141 में टिक लगा देंगे भैया विकल्प नंबर 4 पे। अगला प्रश्न 142, निम्नलिखित में मनुष्य के लिए कौन सी अनुरूपता सही है? तो सही क्या है भाई साहब? सही क्या है आपको बताना, यहाँ पे सही क्या है? 142 में सही क्या है? सही में देखिए 142 का विकल्प नंबर भाई साहब 3। कह रहे हैं कि महाशिरा, महाशिरा क्या है? महाशिरा क्या है भाई साहब? महाशिरा यहाँ पे क्या है? महाशिरा को हम लोग कहते हैं बेना केवा। महाशिरा को हम लोग अंग्रेजी में अगर बात करें तो यहाँ कहते थे बेना केवा, और ये बेना केवा अनाक्सीकृत ब्लड को लेकर के जाती है। बिल्कुल सही बात है आपकी ये। पल्मोनरी ऑक्सीकृत को नहीं भैया, पल्मोनरी अनाक्सी को नहीं, महाधमनी अनाक्सी को नहीं। तो यहाँ पे अगर सही की बात करें 142 में सही आपका साफ विकल्प नंबर 3 मिल रहा है, जहां पे अनाक्सीकृत महाशिरा के लिए बात करी गई है। तो यहाँ पर 142 में क्या बन जाएगा जवाब? 142 का विकल्प नंबर 3, 142 का विकल्प नंबर 3 बन जाएगा भाई साहब सही जवाब। अगला प्रश्न है 143, और 143 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एड्रिनल मेडुला का हार्मोन सदैव हृदय निकास को घटाता है। घटाता नहीं है भाई साहब, ये हो गया गलत। ये भाई साहब बढ़ाता है, घटाता नहीं है, ये है बढ़ाता। ये बढ़ाता है, याद रखिएगा। तो ये बात हो गई इनकी गलत। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक नोडल ऊतक द्वारा स्वनियमित होते हैं और हृदय को मायोजेनिक कहते हैं। तो ये बात है इनकी भाई साहब सही। पहली बात है गलत, दूसरी बात है सही। कहां लगा देंगे टिक? प्रश्न 143 टिक लगाएंगे विकल्प नंबर 3 पे। 3 पे देखिए भाई साहब, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो विकल्प नंबर 3 बन के आएगा सही जवाब आपके प्रश्न 143 का। अगला प्रश्न है भाई साहब 144, कह रहे हैं प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन में विकृति की जाती है, शरीर में अधिक रक्तस्राव हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरे में क्या कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स को मोनोसाइट, मोनोसाइट नहीं भैया, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को कहते थे भैया थ्रोम्बोसाइट। और ये थ्रोम्बोसाइट अगर यहाँ होता तो ये सही हो जाता। तो ये हो गया गलत, ये हो गया सही। 144 का विकल्प नंबर 2 देखिए भाई साहब, पहला है सही, तो पहला है सही और दूसरा है भाई साहब यहाँ गलत, यानी कि विकल्प नंबर 2 बन के आएगा भैया सही जवाब आपके प्रश्न 144 का। अगला प्रश्न 145, नीचे दिए गए तो कथन लिखे गए हैं। कह रहे हैं मनुष्य में संपूर्ण हृदय पेशी से बना है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। मनुष्य में नीलियों की भित्ति अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। बिल्कुल सही बात है, नीलियों की भित्ति होती है मोटी और आपकी आलिंद की होती है पतली। 145 में दोनों बातें हैं सही, तो जब दोनों बातें हैं भाई साहब सही तो कहां लगा देंगे टिक? जल्दी बता दीजिए। जब दोनों बातें हैं सही 145 में टिक कहां लगा देंगे? आपके विकल्प नंबर 4 पे। अगला प्रश्न है 146, मनुष्य में अद्वितीय संबंध आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित होती है, जिसे कहते हैं यकृत निवाहिका प्रसंचरण तंत्र, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और अभी अभी बताया था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है लीवर से। हार्ट यानी हृदय से ब्लड जाएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से ब्लड भैया जाएगा आपके लीवर में जाएगा, याद रखिएगा। और लीवर का मतलब यकृत, और यकृत से फिर आपका हार्ट हृदय को भेजा जाएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और हिंदी में कहते हैं यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र, यानी 146 का विकल्प नंबर 1 देखिए भाई साहब, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जितनी बात बताई है ये अभी आपको पहले भी बता चुके हैं। 146 का विकल्प नंबर 1 बन जाएगा भाई साहब सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 147, कह रहे हृदय चक्र के दौरान दो महत्वपूर्ण ध्वनियां आपकी स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहली ध्वनि आपको पता है, पहली ध्वनि जो होती है वो उसको हम लोग बोलते थे लब, और दूसरी ध्वनि उसको हम लोग बोलते थे यहाँ पे डब। तो ये बात है बिल्कुल सही। खिलाड़ी का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से बहुत कम होता है। तो भाई साहब ये बहुत कम नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा होता है भाई साहब। ये बहुत कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है, याद रखना है। तो पहली बात सही, दूसरी बात गलत। बता दो 147 कहां लगा देंगे टिक? 147 का विकल्प नंबर भाई साहब 2 देखिए, कह रहे हैं पहली बात सही है, दूसरी बात यहाँ पे गलत है। तो विकल्प नंबर 2 बन जाएगा भैया सही जवाब प्रश्न 147 का।
अगला प्रश्न क्या है भाई साहब, अगला प्रश्न है 148। मनुष्य में नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया पैदा करने में सक्षम होते हैं, इसे उत्तेजनशील कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहे हैं नीले में क्रिया विभव का प्रसरण एबी नोड तथा एबी बंडल द्वारा होता है, जहां से हिज के बंडल इसे नीलई पेशी न्यास तक पहुंचाते हैं। तो प्रश्न आपका है आपका 148। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों की दोनों बातें हैं सही, दोनों की दोनों बातें हैं सही, क्योंकि वेंट्रिकल में अगर बात करें तो एबियन से होता है। वेंट्रिकल में बात करें, देखो नीले में बात करी जा रही, नीले में अगर बात करें तो एबी से, आर्ट्रिया में बात करें तो आपके एसए नोड से। तो दोनों बातें हैं सही, दोनों बातें सही हैं। तो भाई साहब टिक कहां कर देंगे, दोनों बातें हैं सही। तो आपके प्रश्न 148 का सही जवाब क्या बनेगा, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है 149। सिफेलोकार्डेट में कौन सी औषधि संरचना पाई जाती है। तो सबसे पहले समझिए सिफेलोकार्डेट क्या है। आपको पता है कार्डेटा के 3 ग्रुप, 3 आपके सब फाइलम को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यूरोकार्डेटा, दूसरा है सिफेलोकार्डेटा और तीसरा है कार्डेटा। यूरो और सिफेलोकार्डेटा को एक साथ बोलते हैं हम लोग प्रोटोकार्डेटा। क्या बोलते हैं, प्रोटोकार्डेटा। तो इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं भाई साहब प्रोटोनेफ्रिडिया। इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। और प्रोटोनेफ्रिडिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया को ही हम लोग भाई साहब बोलते हैं यहाँ पे आधिवृक्क। प्रोटोनेफ्रिडिया को ही हम लोग आधिवृक्क बोलते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब क्या बन के आएगा आपका जवाब, बाकी ये सब भाई साहब नहीं होंगे। यूरिकोज ग्लैंड आपके कॉकरोच में था, अगर आपको याद हो, ये आपके होता था कॉकरोच में। तो प्रश्न संख्या 149 विकल्प बनेगा 3, प्रोटोनेफ्रिडिया या आदिवृक्क किसे कहते हैं। अगला प्रश्न भाई साहब क्या है, अगला प्रश्न हमारे सेशन का लास्ट प्रश्न है भाई साहब 150। कह रहे हैं आपका जस्टा ग्लोमेरुलर सेल यानी जेजी सेल, इसे एक शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, जे जी सेल। जेजी सेल द्वारा स्रावित हार्मोन, तो यहाँ पे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम लोग कहते थे रेनिन। क्या कहते थे, रेनिन। रेनिन क्या करता है, ये आपका एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 में एक हार्मोन स्रावित होता है, आपको याद रखना, जिसका नाम है भाई साहब रेनिन। क्या नाम है, रेनिन। रेनिन नाम है, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे RENIN। ये क्या करता है, ये अगर बात करें तो भाई साहब क्या करता है, ये करता है आपका एंजियोटेंसिनोजन को बदलता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, उसके बाद बदलता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, और पावरफुल आपका होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, GFR रेट को बढ़ा देता है। ये आपके अगर बात करें तो GFR रेट को भाई साहब बढ़ा देता है, और आपका जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर होता है इसको भी ये बढ़ाता है, याद रखना। तो ये एंजाइम भाई साहब कौन सा है, ये एंजाइम है आपका रेनिन। रेनिन का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा विकल्प भाई साहब, आपके प्रश्न 150 का विकल्प बन जाएगा, क्या विकल्प बन के आएगा भैया 3 सही जवाब। तो भाई साहब बने रहिए सेशन में, सेशन पे बने रहिए। सुधीर सर कुछ ही समय में आपके सामने आने वाले हैं, और इसके आगे क्वेश्चन सुधीर सर आपके से डिस्कस करेंगे। 151 से 200 तक के क्वेश्चन के लिए सुधीर सर आपके सामने कुछ ही पलों में आने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर कभी अगले सेशन में। सारा का सारा आप इसको अच्छे से सुनिए, बने रहिए लास्ट क्वेश्चन तक, और इससे सीखिए और देखिए हमारी गलती कहाँ पे आई। जहां पे आपकी गलती आई है आप एक मिस्टेक रजिस्टर बनाइए, उस मिस्टेक रजिस्टर में सारी की सारी गलती लिखिए भाई साहब, और नोट कर लीजिए कि अगली बार ये गलती ना हो। तो भैया सभी को इसी के साथ जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो बच्चों, नमस्कार। बेटा अभी तक आपने डॉक्टर अनिरुद्ध सर से 101 से लेके 150 क्वेश्चन तक का डिस्कशन किया। 151 से लेके 200 तक का बेटा मैं सुधीर कटियार आपसे क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा बेटा, और मैं उम्मीद करता हूं आज आपका नीट 8वां पेपर जो है बहुत अच्छा हुआ होगा, और उन्हीं को बेटा आगे बढ़ाते हुए हम आगे करते हैं। और हमारे सिंह सर का जो मिशन है कि पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, तो उसको मिशन को बढ़ाते हुए और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक जो उन्होंने रास्ता तय किया हिंदी के माध्यम से, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए 151 क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृक्क के वल्कुट क्षेत्र में स्थित नहीं होता है। तो बेटा देखिए, वल्कुट मतलब बेटा इसको कॉर्टेक्स भी कहते हैं, और ये यहाँ पे अगर आप देखो बेटा तो पीसीटी जो है,
पीसीटी जो है बेटा ये वलकुट क्षेत्र में पाया जाता है। डीसीटी भी वलकुट क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब कॉर्टेक्स में। हेनले लूप जो है बच्चों ये जो है मेडुला वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जो आंतरिक होता है। और मेलपिगियन कणिका भी बेटा ये वलकुट में पाया जाता है। तो इस जगह पे बेटा जो उत्तर होगा वो तीसरा जाएगा बच्चों, ठीक है। जो देखिएगा अगर हम बेटा यहाँ पे आप देखिए ये अगर हो गया वलकुट वाला भाग और ये हो गया मेडुला वाला भाग, तो आप देखेंगे बच्चों ये अगर आप देखिए ये हो गया बोमन कैप्सूल और ये हो गया पीसीटी और इसके साथ ये हेनले लूप हो गया बच्चों, और यहाँ पे फिर ये जाके डीसीटी है। ये पीसीटी वलकुट में हो गया, ये डीसीटी वलकुट में हो गया, और ये बेटा बोमन कैप्सूल जो है ये भी बेटा वलकुट में हो गया, बोमन कैप्सूल भी, ठीक है। और ये जो है हेनले लूप है और ये मेडुला में पाया जाता है। हेनले लूप जो है ये मेडुला में पाया जाता है, ठीक है बेटा। इसका आंसर तीसरा जाएगा। सावधानी पूर्वक पढ़िए और सही कथन चुनिए बेटा। अब यहां पे हम लोग बेटा ये देखते हैं कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में छोटा हेनले लूप होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करो बेटा इस जगह पे जरूर मार्क कर लें, सही कथन की बात की जा रही है कि बेटा गलत कथन की बात की जा रही है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में छोटा हेनले लूप होता है बेटा। अगर हम यहाँ पे कहें छोटा ना होके बेटा ये बड़ा हेनले लूप होता है, बड़ा हेनले लूप होता है। और पीसीटी डीसीटी वृक्क के मेडुला भाग में पाया जाता है, जबकि ये मेडुला भाग में ना पाया जाके बेटा ये वलकुट भाग में पाया जाता है। इसको हम लोग कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर बोमेन कैप्सूल होता है बेटा। अगर हम इसको देखें तो जो बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ये बात भी गलत है। हेनले लूप की आरोही भुजा डीसीटी तक होती है बेटा। देखिएगा अगर हम बेटा यहाँ पे देखें इस तरह से तो ये पीसीटी हो गया, ये हेनले लूप हो गया, और ये हेनले लूप की आरोही भुजा है। देखिएगा जो अवरोही है नीचे जाएगी, जो आरोही है ऊपर जाएगी, और ये जो होती है बेटा ये डीसीटी से जुड़ी होती है। ये पीसीटी हो गया, ये जो हो गया बोमेन कैप्सूल हो गया, और इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस होता है। तो इस जगह पे अगर उत्तर दिया देखा जाए तो हेनले लूप की आरोही भुजा डीसीटी तक होती है। 152 का जो आंसर होगा बेटा ये चौथा जाएगा। हेनले लूप की आरोही भुजा पारगम्य होती है बेटा। देखिए अगर हम फिर बेटा इसको देखिए बोमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये हेनले लूप की बेटा अवरोही भुजा है, और ये जो है आरोही भुजा है। ये अवरोही भुजा है ये पानी के लिए बेटा जो होगी पारगम्य होगी, और जो ये आरोही है ये जो है जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या NaCl है उसके लिए पारगम्य होगी, और ये जो है डीसीटी होता है। ये डीसीटी हो गया, ये पीसीटी हो गया। तो बेटा देखेंगे अवरोही भुजा पारगम्य होगी पानी के लिए, ये बिल्कुल सही है बेटा। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका दूसरा जाएगा मेरे बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा कथन वृक्क क्रियाओं के नियमन के लिए सही है? अगर हम बेटा यहाँ पे देखिए जब कोई अत्यधिक मात्रा में पानी पीता है तो एडीएच मुक्त होना कम हो जाता है। तो अगर बेटा जैसे ही देखें हम पहले ही स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मार्क करेंगे बेटा। तो देखिए जब कोई अत्यधिक मात्रा में पानी पीता है मतलब
शरीर के अंदर जब पानी की मात्रा ज्यादा होती है बेटा, तो एक बेटा ऑप्टिमम पानी की मात्रा शरीर को जरूरत होती है, तो उस समय इसका जो एडीएच है इसका मुक्त होना कम हो जाता है। लेकिन बेटा अगर हमारी शरीर में पानी ज्यादा निकल जाए, तरल ज्यादा निकल जाए, जिससे तरल की मात्रा कम हो जाती है, उस समय जो है एडीएच का श्रावण जो है वो बढ़ जाता है। तो दो बातें हैं, अगर शरीर में द्रव जो पानी की मात्रा कम है तो बेटा एडीएच का श्रावण बढ़ जाएगा, और शरीर में अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो एडीएच का श्रावण कम हो जाएगा। तो इस जगह पे बेटा आंसर जो हमारा जाएगा, पहला उत्तर जाएगा। ठीक है, ठंडे तापमान के संपर्क में एडीएच मुक्त होने को बढ़ावा देता, बिल्कुल गलत बेटा। गुच्छी रक्त प्रवाह में बढ़ोतरी एंजियोटेंसिन के निर्माण को बढ़ावा देती है, नहीं बेटा, ये कम होता तब होता है बेटा, ये बात भी गलत हो गई। ग्रीष्म काल के दौरान शरीर अत्यधिक पानी को बाहर निकालता है और वाष्पीकरण के द्वारा एडीएच मुक्त होना कम हो जाता है, बेटा नहीं बेटा, उस समय बढ़ जाता है, ये बात भी गलत है। तो इस जगह पे अगर हम देखें बच्चों तो उत्तर पहला जाएगा। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्सिंद की अपेक्षा कितने गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं? बेटा ये तो बेटा हम लोगों को बेटा सीधे सीधे जो आपको मालूम है, ये 4 गुना करते हैं। ठीक है, तो निस्सिंद की अपेक्षा जो कंसंट्रेशन जो होता है वो 4 गुना तक अधिक होता है। वासा रेक्टा क्या है बेटा? अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहला देखिए पीसीटी की एक सूक्ष्म शाखा है, बिल्कुल गलत बेटा। ठीक है, हेनले पॉस की एक सूक्ष्म शाखा, ये भी बात गलत है। कैपलरी की एक सूक्ष्म वेसल है। अगर आप देखें तो ये जो होता है, जो वासा रेक्टा है, ये जक्स्टा नेफ्रॉन के साथ पाया जाता है। पहली बात तो याद रखेंगे, ये जक्स्टा नेफ्रॉन के साथ पाया जाता है। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, जो ये वासा रेक्टा बेटा है, ये जो है सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर हम ये बोमन कैप्सूल बनाएं, ठीक, और ये पीसीटी हो गया बेटा, और ये हेनले लूप हो गया, और यहाँ पे बेटा फिर ये डीसीटी हो गया। आप बच्चों देखिए, इसमें ब्लड लाने वाली जो होती है बेटा, उसे बेटा एफरेंट कहते हैं, और जो ले जाती है बेटा उसे इफरेंट कहते हैं। ये जो है एफरेंट जो है, ये बेटा ग्लोमेरुलस, एफरेंट जो ब्लड वेसल है, ये जो यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस बनाती है या केशिकी गुच्छ बनाती है, और यहाँ से जो ले जाती है बेटा, इसे बेटा हम इफरेंट कहते हैं, और इसको बेटा अपवाही धमनिका भी कहते हैं। ये इफरेंट या अपवाही धमनिका कहते हैं बेटा। और बेटा ये जो अपवाही धमनिका है, ये जाके यहाँ पे जो रीनल ट्यूब्यूल है, इसके चारों तरफ एक जाल बनाते हैं बेटा। इस जाल को हम बेटा परिनलिका केशिका कहते हैं, इसको हम परिनलिका केशिका कहते हैं। ठीक बेटा, और इसी का एक भाग होता है बच्चों, देखिएगा इसी का एक भाग होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें, इसी का एक भाग होता है जो यू के आकार का होता है, जो हेनले लूप के पैरेलल चलता है। ठीक है, इसी को हम वासा रेक्टा कहते हैं, जो यू शेप्ड है, यू की आकृति का है, इसे हम वासा रेक्टा कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक बच्चों, देखिएगा अपवाही धमनिका जो है ये परिवर्तित हो गई परिनलिका केशिका में, और परिनलिका केशिका के एक भाग जो है बेटा, जो कि वासा, जो कि जक्स्टा नेफ्रॉन के में पाया जाता है, उसमें यू की आकृति की एक जो होती ब्लड वेसल या ब्लड
नलिका बेटा, उसी को बेटा हम वासा रेक्टा कहते हैं। तो याद रखना बेटा, अपवाही परिवर्तित होगी परनलिका में और परनलिका का एक यू सेट भाग होगा, उसे वासा रेक्टा कहा जाता है। तो इस जगह पे आंसर बेटा जो जाएगा वो तीसरा आंसर जाएगा बच्चों। अगला बेटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अनुरूपता असत्य है। देखिएगा, अगर हम सबसे पहले देखें, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, ठीक, उनका मुख्य रूप से जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। बेटा ये देखिएगा, ज्यादा ये टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है और इसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जलीय कीट हो जाएंगे और बेटा जलीय एम्फीबिया हो जाएगा, जलीय उभयचर हो जाते हैं। और इनके अलावा बेटा जो है बेटा अस्थिल मछलियां या बोनी फिशेस, अस्थिल मछलियां, ये इसमें आता है। अगर तो ये बात तो सही है बेटा, अगर हम बेटा उत्सर्जी यूरिया उत्सर्जी की बात करते हैं तो इसके लिए मॉडरेट वाटर की जरूरत है बेटा। और ये जो है बेटा मुख्य रूप से मेंढक हो गया, ठीक है, और स्थलीय उभयचर हो गए बच्चों, ठीक, और मैमल या स्तनी क्लास के स्तनी कक्षा के जंतु हो गए, ठीक बच्चों, मैमल्स हो गए। ये बेटा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और इनके लिए ना ज्यादा पानी की जरूरत होती है ना कम पानी, मतलब ऑप्टिमम पानी की जरूरत होती है। तीसरा बेटा आता है यूरिक एसिड उत्सर्जी। बेटा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन बेटा जितने हैं ये बेटा जो हो जाएगा, ये कॉकरोच करता है या इंसेक्ट करते हैं, ठीक है। इनके अलावा जो है बेटा सरीसृप और चिड़िया भी करती हैं, सरीसृप और एवीज भी करती हैं, एवीज या चिड़िया भी करती हैं। यूरिया उत्सर्जी बेटा ये जो है गलत है, जो पक्षी या एवीज जो है ये जो है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो इस जगह पे जो है चौथा अनुरूपता असत्य है। तो उत्तर जाएगा बेटा इसका, ठीक, ये जाएगा चौथा आंसर जाएगा। प्रमुख नाइट्रोजनस उत्सर्जी यौगिक मनुष्य में संश्लेषित होता है। अगर हम यहाँ पे मनुष्य में प्रमुख नाइट्रोजनस की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे वृक्क में, लेकिन ज्यादातर यकृत के द्वारा बाहर निकलता है बेटा नहीं। प्रमुख उत्सर्जी जो है जो मानव का है वो यूरिया है, इसके साथ और भी चीजें यूरिक एसिड या अदर हो सकते हैं। तो वो जो यूरिया का निर्माण बेटा वो लीवर में होता है और उसका यूरिया का उत्सर्जन वृक्क के द्वारा यूरिन के रूप या मूत्र के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। तो यूरिया का निर्माण हो गया लीवर में और बेटा और यूरिन का निर्माण होता है वृक्क में और इसी के द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, वृक्क में और साथ साथ वृक्क के द्वारा, ये बात भी गलत है बच्चों। यकृत में संश्लेषित होता है, बाइल के द्वारा बाहर निकला, ये भी बात गलत। यकृत में संश्लेषित होता है लेकिन ज्यादातर वृक्क के द्वारा बाहर जाता है। बेटा इस जगह 158 का आंसर जो जाएगा वो चौथा जाएगा। और बेटा जिसके द्वारा ये होता है, एक चक्र यकृत में चलता है, उसे हम आर्निथीन चक्र कहते हैं, उसको हम बेटा आर्निथीन चक्र कहते हैं। बेटा इसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया बनती है, यहाँ यूरिया बनती है। और बेटा यूरिया का जो उत्सर्जन जो होता है वो यूरिन के रूप में वृक्क के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर चौथा जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें रुधिर का
निस्यंदन होता है। अगर बेटा देखिएगा 159 में अगर हम देखें बेटा फिल्ट्रेशन की बात की गई है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो निस्यंदन जो है बच्चों वो पीसीटी में नहीं होता है। पीसीटी जो होता है 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स को बेटा निकालता है बेटा, ठीक। ये 70 से 80% जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को निकालता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को निकालता है बेटा, ठीक। और इसका मुख्य काम जो होता है बेटा ये जो है बॉडी फ्लूइड के पीएच और आयनिक बैलेंस करता है। जो शरीर द्रव है, शरीर द्रव के पीएच और आयनिक नियंत्रण करता है, आयनिक नियंत्रण करता है। ये पीसीटी का मुख्य काम हो गया। और जो बेटा डीसीटी है, ये जो है डीसीटी जो है ये रक्त का पीएच तथा सोडियम और पोटेशियम नियंत्रण करता है। ये जरूर याद रखना, नियंत्रण करता है, ठीक। संग्राहक नलिका में सबसे पहले यूरिन शब्द का उपयोग यही करते हैं। यूरिन शब्द का उपयोग सबसे पहले संग्राहक नलिका में किया जाता है। और फिल्ट्रेशन जो होता है बेटा ये ग्लोमेरुलस में होता है। तो 159 का जो उत्तर जाएगा बेटा ये चौथा जाएगा। पोडोसाइट उपस्थित होता है बेटा, देखेंगे ये जो है पोडोसाइट जो है ये बोमन कैप्सूल की भीतरी कला में पाया जाता है। भीतरी कला में, जो भीतरी कला में इपिथीलियम कोशिका होती है, इपिथीलियम कोशिका होती है बेटा, उसमें जीव द्रव्य के या जीव द्रव्य के रूपांतरण से बनता है। ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं, ठीक। तो आंसर इसका पहला जाएगा, ठीक। पीसीटी में मैं आपसे भी चर्चा कर ही चुका हूं। इसका काम जो होता है बॉडी फ्लूइड में पीएच और आयनिक बैलेंस करना होता है। मूत्राशय जो होता है बेटा ये यूरिन को इकट्ठा करना है। और मूत्र मार्ग जो है यूरिन को पैसेज का रास्ता देता है। उत्तर 160 का बेटा पहला जाएगा। जेजीए का पूरा नाम क्या है बेटा, ये तो याद करने वाला है मेरे बच्चों। तो जेजीए का पूरा नाम जो होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर आर्टरी नहीं बच्चों, ज्वाइंट जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, बिल्कुल सही बात है। जो जेजीए है बेटा इसका पूरा नाम जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है। और ये जो होता है बच्चों आपको मालूम है डीसीटी और बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल के मिलने से बनता है। और ये जीएफआर को नियंत्रित करता है, जीएफआर को नियंत्रित करता है। अगर जीएफआर कम हो जाता है तो बेटा उसको नियंत्रित करता है। तो डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल के मिलने से जो संरचना बनती है उसे बेटा हम जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस कहते हैं। मेडुलरी पिरामिड के बीच में कार्टेक्स रीनल कॉलम के रूप में स्थित होता है, जिसे कहते हैं बेटा देखिएगा अगर हम किडनी की बात करते हैं, ठीक। तो ये तो हो जाएगा हाइलम जो कर्वेचर है, और ये जो है मेडुला है। और मेडुला के बीच में ये जो ये हो गए मेडुलरी पिरामिड हुए, मेडुलरी पिरामिड हुए बेटा, लरी पिरामिड हुए, ठीक बच्चों। इनके बीच में जो कॉर्टेक्स जो बेटा आ पाया, दो पिरामिड के बीच जो कॉर्टेक्स होता है इसे बर्तीनी स्तंभ कहते हैं।
बर्तीनी स्तंभ कहा जाता है। तो इस जगह पे बेटा जो है उत्तर दूसरा जाएगा। 162 का उत्तर जो दूसरा जाएगा बेटा। ठीक, और बेटा देखिएगा जो हाइलम भीतर की ओर, जो हाइलम के भीतर की ओर एक बेटा कीप के समान संरचना होती है, जो कीप के समान, ये जो कीप के समान दिख रही है, ठीक है, इसको बेटा हम पेल्विस कहते हैं। पेल्विस कहते हैं बच्चों। ठीक, और जो बेटा पिरामिड के ऊपर जो प्रोसेस पाए जाते हैं बेटा यहाँ पे, इसको, इस रीजन को हम कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो कर्वेचर बेटा हाइलम हो गया, इसके अंदर जो स्पेस होता है, जगह होती है फनल लाइक, उसे बेटा हम पेल्विस कहते हैं। और ये जो जो पिरामिड हैं ये मेडुला के बने होते हैं। दो पिरामिड के बीच में बर्तीनी स्तंभ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर जो है दूसरा जाएगा। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। बेटा अगर हम देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो सबसे पहला जो होता है ग्लोमेरुलस होता है। फिर बेटा इसके बाद देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो गया ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस हुआ, ग्लोमेरुलस हुआ बेटा। ठीक, इसके बाद ये बोमेन कैप्सूल हुआ, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट हुआ। ठीक बच्चों, इसके बाद जो होता है, जो तीसरे जो नंबर आता है वो आएगा पीसीटी होता है, जिसे हम कहेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो पहला ये हुआ बेटा, दूसरा ये हुआ, तीसरा बेटा ये हो गया समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक, इसके बाद बेटा जो आता है ये हेनले लूप होता है, हेनले लूप, ये हेनले लूप होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, ये आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद हेनले लूप जो जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका पे, ये हो जाएगा दूरस्थ डीसीटी, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों। तो अगर आप देखें बच्चों, तो पहले नंबर पे ग्लोमेरुलस हुआ, फिर बोमेन कैप्सूल हुआ, फिर बेटा ये पीसीटी हुआ, फिर इसके बाद हेनले लूप हुआ, फिर डीसीटी हुआ। इस जगह पे आंसर जो जाएगा दूसरा आंसर जाएगा बच्चों। ठीक है, कौन सी गलत अनुरूपता है? अगर हम बेटा यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमें ये देखा कौन सी गलत अनुरूपता को सिलेक्ट करना है, ये अभी हम लोग बेटा डिस्कस भी कर चुके हैं। देखिएगा जो डीसीटी है बेटा ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है या बलकुट में पाया जाता है, पहले ही क्वेश्चन था बेटा। पीसीटी भी बेटा ये बलकुट में पाया जाता है, हम आपको चित्र से बता चुके हैं। ग्लोमेरुलस जो है भी बलकुट में पाया जाता है। ठीक, तो अगर देखें तो यहाँ पे हमको जो दिख रही हैं सभी अनुरूपता बेटा गलत दिख रही हैं। तो 164 का जो आंसर होगा वो चौथा जाएगा। 164 का आंसर जो है चौथा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बेटा देखते हैं, यदि रक्त में एडीएच का स्तर कम हो, ठीक है, तो देखिएगा रक्त में एडीएच का स्तर कम हो, एंटी डायरेटिक हार्मोन, बेटा आपसे मैंने बात की थी, जब बेटा देखिए एडीएच का काम बेटा ये होता है कि ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो आप खुद ही समझदार बच्चों हैं, जब एडीएच कम होगा तो मूत्र में वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी और उस समय मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि एडीएच जो है जब कम होगा तो रीएब्जॉर्प्शन कम होगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में, जिसके कारण बेटा यूरिन की जो वॉल्यूम है उसमें जो वाटर है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो 165 का उत्तर बेटा पहला जाएगा। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? बेटा इसको हमें आपको देखना है बेटा। अगर देखें
मेलपीगियन नलिका जो है, मेलपीजियन जो है ये कीट में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। अगर मैं अधिवृक्क की बात करता हूं तो अधिवृक्क जो है ये एम्फियोक्सस है बेटा। इसके अलावा बेटा जो है ये प्लेनेरिया में भी पाया जाता है, प्लेनेरिया में भी पाया जाता है बेटा, और कुछ एनेलिडा में भी पाया जाता है, कुछ एनेलिडा में भी ये पाया जाता है। तो ये बात भी सही है। सरंगिक ग्रंथियां बेटा, जिन्हें एंटिनल ग्लैंड भी कहते हैं, और सरंगिक ग्रंथियां को हम हरित ग्रंथियां भी कहते हैं, ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, ग्रीन ग्रंथि, हरित ग्रंथि भी कहते हैं। और बेटा ये रोटिफर में नहीं पाया जाता बेटा। जो हरित ग्रंथियां जो हैं बेटा, ये झींगा प्राण, जिसे झींगा कहते हैं बेटा, झींगा या प्राण जिसे कहते हैं, जो क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोड है, क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोडा है, ठीक। इनमें तो ये अगर देखा सुमेलित नहीं है। नेफ्रीडिया बेटा केचू में पाया जाता है। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा तीसरा जाएगा, 166 का आंसर तीसरा जाएगा बेटा, ठीक है। हम लोग बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन जो दिए गए उनको तो देखना ही है, उनके दाएं बाएं भी देखना कि कहीं क्वेश्चन 10 तो फ्रेम तो नहीं हो रहा है बेटा। इस चीज लिए हम लोग को, इसीलिए हम कुछ चीजें और भी चीजें इसका जो एनसीईआरटी में जो दी गई हैं उन सभी चीजों को कोशिश कर रहे हैं बताते चले अपने प्यारे बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? देखिएगा, अगर हम यहाँ पे गलत मिलान की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो देखिएगा बोमन संपुट केशिका गुच्छी निस्यंदन, ठीक है, केशिका गुच्छी निस्यंदन, ये बात सही है। हमें गलत मिलान देखना, डीसीटी ग्लूकोज का अवशोषण बेटा, जो है ऑलमोस्ट है लगभग 100% जो ग्लूकोज का जो अवशोषण होता है वो पीसीटी में है। तो उत्तर तुमको मिल गया, दूसरा होगा, ठीक है। इसका उत्तर जो है दूसरा होगा। हेनले लूप जो है बड़ा एक विशेष प्रकार की काउंटर करेंट प्रक्रिया होती है जिससे मूत्रका जो है सांद्रण करते हैं। तो और बड़ा ये नहीं, तो इस जगह पे उत्तर जो 167 का बेटा दूसरा होगा, ठीक है मेरे बच्चों। आगे आएंगे, निम्न में कौन सा विकल्प मूत्र निर्माण में संपन्न होने वाली प्रक्रियाओं का क्रम है? अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले बेटा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक। फिल्ट्रेशन जो होता है आपको मालूम है ये ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, ठीक। इसके बाद जो है पुनः अवशोषण जिसे रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, जिसके कारण बेटा जो है इसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो 180 लीटर है जो पर डे बनता है बेटा, प्रतिदिन जो बनता है, ये बेटा परिवर्तित हो जाता है 1.5 अप्रॉक्स लीटर में। ये जो है बेटा यूरिन हो गई, यूरिन। तो ये जो है 180 लीटर से ये लगभग बेटा 99% जो है ये रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है बच्चों। और ये पीसीटी डीसीडी हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट में होता है, और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये नेफ्रॉन का भाग नहीं होता है। और आखिरी में बेटा जो आता है सिक्रीशन जो है, ठीक। सिक्रीशन जो है बेटा ये हाइड्रोजन आयन के लिए होता है, पोटेशियम आयन के लिए होता है, और जो होता है बेटा अमोनिया के लिए होता है। और ये जो है जो सिक्रीशन जो है ये पीसीटी में होता है बेटा, और डीसीटी में होता है, हेनले लूप में नहीं, और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये नेफ्रॉन का भाग नहीं होता है। तो इस जगह पे बेटा आंसर जो जाएगा ये जाएगा 168 का आंसर दूसरा जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। मूत्राशय से मूत्र के निकलने का सही क्रम क्या है? बेटा अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा सही क्रम क्या है, तो ये देखिएगा सबसे पहले जो है मूत्र जो है मूत्राशय में भरता है। तो पहला हो जाएगा मूत्राशय में जो है मूत्र भरता है और मूत्राशय फैलता है, ठीक है बच्चों, ठीक।
इसके बाद जो है मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तो यहाँ पे यूरिन भरा पहले, ठीक, तो पहला तो यूरिन भरना हो गया। इसके बाद जो है बच्चों अगर हम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर में विशेष रूप के इस संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें स्ट्रेच रिसेप्टर कहते हैं। अंदर की ओर अगर मैं इस तरह की बात करता हूं यूरिन की वॉल में, ये जो हो गए स्ट्रेच रिसेप्टर, तो पहले नंबर पे यूरिन ये हो गया, जो हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर इसके बाद बेटा जो हो जाएगा स्ट्रेच रिसेप्टर ये बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बच्चों देखेंगे अगर हम देखते हैं तो यहां से जो है जो प्रेरणा ले जाने रिसेप्टर ले जाने वाला ये सीएनएस होगा, सीएनएस में संदेश भेजा जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों वहां से जो आएंगी, जो यहाँ से मोटर न्यूरॉन लाएंगी, ये जो है यहाँ पे वॉल जो पाई जाती है इनको हम बेटा जो कहते हैं स्मूथ पेशियां, ये बेटा ई नंबर पे हो जाएगा, और जो यहाँ पे ले जा रही बेटा ये ए नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है जो यहाँ पे यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है, ये यूरिथ्रल जो है मैंने यहाँ पे बताया, जो है यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो होगा वो रिलैक्स होता है, ठीक है बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखें, देखिएगा बेटा यहाँ पे सही चित्र में यहाँ बना दे रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक, और यहाँ पे यूरिथ्रल स्फिंक्टर हो गया, और देखिएगा यहाँ पे यूरिन फिल हो गई, ये यूरिन हुआ, ठीक। तो पहले नंबर पे यहाँ पे मूत्राशय में मूत्र भरता है, ये हो जाएगा, यहाँ पे मूत्र हो गया, ठीक। फिर बच्चों देखेंगे या इसके अंदर जो इस पे वॉल में पाए जाते स्ट्रेस रिसेप्टर्स हो गए, ठीक। तो ये पहले नंबर पे बेटा ये सी आ गया। फिर बच्चों दूसरे नंबर देखेंगे स्ट्रेस रिसेप्टर, ये जो हो जाएगा बी नंबर पे स्ट्रेस रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद बच्चों यहां से स्ट्रेस रिसेप्टर से जो यहाँ से जो है इंपल्स को सीएनएस में ले जाने वाली जो होगी सेंसरी न्यूरॉन होगी, और यहाँ से लाने वाली जो होगी ये सेंसरी न्यूरॉन हुआ, ये मोटर न्यूरॉन हुआ, तो ये बेटा ए नंबर पे हो जाएगा, ए नंबर हो गया बच्चों, ठीक। फिर इसके बाद बच्चों जो होगा कि यहाँ पे ये जो है ये स्मूथ पेशियां हैं, और स्मूथ पेशियां जो है ई नंबर पे हो जाएंगी, और इनको बेटा ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्मूथ पेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यूरिथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा। मतलब जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और यूरिथ्रल रिलैक्स करेगा, जिससे यूरिन पास हो जाएगा। बेटा इस जगह पे है, तो बेटा ये तीसरे नंबर का आंसर जाएगा। एक 170 नंबर का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उत्सर्जित नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों के प्रकार के आधार पर निम्न में कौन सा विकल्प जंतुओं की सही श्रेणी को व्यक्त करता है। अगर हम सही श्रेणी की बात करेंगे तो कबूतर, मनुष्य, बेटा देखेंगे यहाँ पे ये अमोनोटिलिक नहीं होगा बेटा, ठीक। जलीय उभयचर यूरियोटोलिक नहीं, वो अमोनिया होता है बेटा। छिपकलियां जो है यूरिक एसिड नहीं होगा। यूरिकोटिलिक जो है तिलचट्टा सही है, और ये यूरियो, ये बात भी गलत है। देखिए मेंढक छिपकलियां अमोनो नहीं होंगी। जलीय उपचर है बेटा अमोनिया नहीं होगा। कबूतर जो होता है यूरिक, ठीक है, तिलचट्टा यूरिक, तो ये बात भी गलत है। ये जलीय जंतु अमोनोटिलिक सही है बेटा। मनुष्य मेंढक यूरियोट सही है। कबूतर छिपकलियां तिलचट्टा यूरिक एसिड सही है बेटा। तो इस जगह पे आंसर तीसरा जाएगा। ये भी देख लेते हैं बेटा, तो आंसर तो बेटा इसका तीसरा हो गया, आंसर तीसरा है बच्चों, मेरे बच्चों, ठीक है। अमोनो जलीय जंतु ठीक है, यूरियो तिलचट्टा नहीं बेटा, ये गलत हो गया। तो इस जगह 170 का आंसर जो है वो तीसरा जाएगा। 171 बेटा, 171 हम लोग बेटा देखते हैं बच्चों, ये देखिएगा कौन इन कथनों में कौन सा कथन मानव वृक्कों द्वारा उत्सर्जन के संबंध में सही है। अगर हम यहाँ पे देखते सही कौन सा है,
हेनले पॉस की अवरोही भुजा जल के लिए अप्रवेश नहीं प्रवेश होती, बेटा पहला ये गलत हो गया। दूरस्थ नलिका कुंडलित नलिका सोडियम आयन के पुनः अवशोषण में अक्षम नहीं बेटा सक्षम होती है, बेटा ये भी गलत हो गया। केसकी गुच्छ निस्यंद का 99% रीनल नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, बेटा ये बात सही है, बिल्कुल सही है। हेनले पॉस की अवरोही भुजा विद्युत के प्रति अप्रवेश नहीं प्रवेश होती है, बेटा ये गलत भी है। तो इस जगह मेरे बच्चों 171 का उत्तर तीसरा जाएगा, ठीक है। 171 क्वेश्चन का उत्तर तीसरा जाएगा। 172 बेटा देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखिएगा निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिएगा बाहरी बलकुट अंदर मध्यांश वृक्क के 2 क्षेत्र, बिल्कुल सही बच्चों। मध्यांश कुछ वृक्क शंकुओं में विभक्त होता है, ये बात भी सही है, पिरामिड बनाता है। शंकु आगे की ओर कैलिक्स में खुलते हैं, ये बात भी सही है। कैलिक्स शंकुओं के बीच बलकुट के भीतरी विस्तारण को वर्तनी के वृक्कीय स्तंभ कहते हैं, ये बात भी सही है। तो बेटा इनमें तो हमें कोई बात गलत नहीं लग रही है। तो 172 में बेटा जो आंसर जाएगा उत्तर जाएगा 172 का उत्तर जो होगा वो चौथा होगा। 173 बेटा वृक्क के दिए गए चित्र में ए से एफ तक नामांकित भागों का सही रूप में पहचान कीजिए। तो अगर बेटा ए नंबर है तो सबसे पहले ये अविवाही धमनिका है, अविवाही धमनिका है। फिर बी नंबर पे अगर बात की जाती है तो ये बेटा पीसीटी हो गया मेरे बच्चों, ठीक। फिर बेटा यहाँ पे सी नंबर की बात की जा रही है तो ये बेटा हेनले लूप हो गया, हेनले लूप हो गया। अगर मैं सी नंबर की बात करता हूं, डी नंबर की बात करता हूं तो ये डीसीटी हो गया बेटा। अगर है ई नंबर की बात करता हूं तो ये संग्रह नलिका होती बच्चों, संग्रह नलिका है बेटा, ठीक। और एफ नंबर की बात की जाती है तो इसे वासा रेक्टा कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। तो इस जगह पे अगर हम मिलाते हैं बच्चों तो यहाँ पे अविवाही, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, संग्रह नलिका बेटा, ठीक है, ठीक। यहाँ पे तो देखिएगा तो पहला अविवाही, पीसीटी, हेनले, डीसीटी, संग्रह, वासा। अपवाही नहीं होगा, अविवाही है लेकिन पेट्यूबुलर नहीं होगा, अविवाही है तो हेनले लूप नहीं होगा। इस जगह बेटा 173 का उत्तर पहला जाएगा, जो है 173 क्वेश्चन का उत्तर जो है पहला होगा। बेटा 174 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक। देखेंगे स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम टॉक्सिक नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ये बात अभिकथन जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए यूरिया, यूरिक अम्ल के निष्कासन के लिए अत्यधिक नहीं बेटा अपेक्षाकृत जो है कम जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, देखिएगा अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता होती है, तो ये जो है देखा जाए कारण गलत हो गया। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, उत्तर 174 का दूसरा जाएगा। 175 बेटा देख रहे हैं हम लोग, कुछ प्राणियों के वृक्कों की अधात्री में अपेक्षित पराशरता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती, बिल्कुल सही है। जो यूरिया की मात्रा रह जाती बेटा और इसके साथ जो है NaCl की मात्रा भी होती है, ये बेटा काउंटर करंट प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक। यूरोट्यूलिक प्राणियों में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा
यूरिया में परिवर्तित किया, ये बात भी सही है। और जिस चक्र के द्वारा ये परिवर्तित किया जाता है मेरे बच्चों, उसे हम लोग ऑर्निथीन चक्र कहते हैं, और उसी के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। और बेटा ये यूरिया यूरिन ग्रुप में किडनी के द्वारा बाहर निकाली जाती है। तो इस जगह पे दोनों कथन सही हैं। तो 175 का बेटा आंसर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चल ही नहीं रहा आगे। अब आया 176, अब आया, ठीक है 176 बेटा बंद कर देना। मनुष्य में केवल वृक्क उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में शामिल नहीं है। बेटा अगर आप देखो तो इस जगह पे ये बात सही है कि वृक्क केवल उत्सर्जी पदार्थों को बाहर नहीं निकालते हैं। वृक्क के साथ बेटा फेफड़े हैं जो लगभग 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड को प्रति मिनट निकालते हैं। इनके अलावा लीवर भी होता है मेरे बच्चों, जो कि बेटा बाइल के रूप में बाइलरुबिन बिलिवर्डिन के रूप में निकालते हैं। और इनके साथ बेटा त्वचा भी सहायता करती है। तो बेटा वो जो है वो जैसे बेटा साल्ट है, जैसे NaCl है, यूरिया है, और लैक्टिक एसिड के रूप में बाहर निकालती है। तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो ये बात सही है कि केवल वृक्क नहीं, इनके साथ जो है फेफड़ा, यकृत, त्वचा, मैंने आपसे चर्चा किया है। जैसे कुछ मनुष्य में अन्य अंग ग्रंथि जैसे फेफड़ा, यकृत, त्वचा भी उत्सर्जित अपशिष्टों को बाहर निकालने में सहायता करता है, ये बात सही है। तो यहाँ पे देखा जाए ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या की गई है। बेटा अगला आ रहा है बच्चों, देखेंगे निम्नलिखित कौन अनुरूपता सही है। तो अगर आप देखिएगा, अभी हमने आपसे चर्चा किया था प्रोटोनेफ्रेडिया प्लेनेरिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ज्वाला कोशिकाएं प्लैटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है, ठीक है। इसी को बेटा हम प्रोटोनेफ्रेडिया भी कहते हैं। एम्फिऑक्सस में भी पाई जाती हैं और कुछ बेटा एनालिट्स में भी पाए जाते हैं। ग्रीन ग्रंथि जो है, अभी आपने बात किया था, ये एंटीनल ग्लैंड एक्सक्रीशन में सहायता करती है। ये भी जो है बेटा प्राण या क्रस्टेशियन से पाई जाती है। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा 177 का उत्तर चौथा जाएगा। 177 का उत्तर चौथा रहेगा। नीचे दिए गए दो कथन हैं। कथन एक, वल्कुटी वृक्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होती है या अत्यधिक छोटा होता है। ठीक, हेनले लूप हेयर पिन के आकार का होता है। अब बेटा यहाँ पे हम ये देखना है बच्चों कि देखेंगे कि देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन या बलकुटी हैं उनमें जो वासा रेक्टा या तो नहीं पाई जाती है, बहुत छोटी होती है। हेनले लूप जो है हेयर पिन की आकृति का है। तो इस जगह पे दोनों कथन सही हैं। इस 178 का उत्तर जो जाएगा वो चौथा उत्तर जाएगा। कितनी अनुरूपता मनुष्य में उत्सर्जन के विकार के लिए सही है। अगर हम बेटा यहाँ पे देखते हैं तो ये देखेंगे कि देखिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति है तो ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। अगर मूत्र में कीटोन काय है तो उसे कीटोन्यूरिया कहते हैं। रक्त में यूरिया के तो यूरेमिया कहते हैं। और रीनल कैल्कुलाई है, वृक्क में पथरी का बनना है। ये बातें सही हैं मेरे बच्चों। तो इस जगह पे चारों बातें जो हैं वो सही जा रही हैं। उत्तर इसका दूसरा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हो बेटा जो ये जो है यूरिया और कीटोन्यूरिया और कीटोन्यूरिया, ये जो है ह्यूमन में एक विशेष प्रकार की हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण होती है। ये और वो हार्मोनल डिसऑर्डर जो है बेटा जीवन क्रियाओं के आधार पे होता है। तो वो उसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक, ये दोनों ये इसके लक्षण होते हैं बच्चों। और जब बेटा ब्लड में यूरिया की मात्रा है उसे यूरेमिया
और इसको हटाने की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। जो आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। और जो रीनल कैल्कुलाई पथरी का बनना है बेटा, ये जो है ऑक्सलेट के लवण होते हैं, ऑक्सलेट के लवण होते हैं। तो इस जगह बेटा जो है आंसर दूसरा जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति में जीएफआर लगभग होता है, ठीक देखिएगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है 180 ml प्रति घंटे बिल्कुल गलत, 118 लीटर प्रतिदिन ये भी गलत, 125 लीटर प्रतिदिन गलत, 125 ml प्रति मिनट ये बात सही है। और बेटा अगर देखा जाए तो ये प्रति मिनट है, अगर पर डे का देखा जाए तो 180 लीटर पर डे हो जाएगा, 180 लीटर प्रतिदिन हो जाएगा। तो इस जगह उत्तर जो जाएगा बेटा ये चौथा जाएगा। वृक्क सेम के बीच की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वच्छी और तीसरी कट कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पर सतह पर स्थित होते हैं। ये कथन सही है मेरे बच्चों। वृक्क नलिका दोहरी जो कला या झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बोमन कैप्सूल से प्रारंभ होती है, ये बात भी सही है। तो बेटा इस जगह पे दोनों कथन सही जा रहे हैं। आपको मालूम है जो भीतरी कला है वो पोडोसाइट बनाती है मेरे बच्चों। 182 जे विशेष संवेदी उपकरण अविवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित कलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। ठीक है बच्चों। नलिकाकार श्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। तो बेटा अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे जेजीए जो है संवेदी जो है ये जीएफआर को नियंत्रित करता है, ये बात भी सही है। और अगर हम बेटा यहाँ पे देखते हैं नलिका का श्रवण मूत्र निर्माण का मुख्य चरण है, ये भी करता है और अम्ल बेस को भी नियंत्रित करता है, ये भी कथन सही है। तो इस जगह पे बेटा उत्तर जो जाएगा चौथा जाएगा। 182 का जो उत्तर रहेगा ये चौथा रहेगा। 183 बेटा यहाँ पे देखेंगे, देखें पसीने का प्राथमिक कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर को ठंडा रखना होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे अगला, त्वचा में उपस्थित केवल तेल ग्रंथियां नहीं होती, पसीने की ग्रंथियां भी होती हैं, यहाँ जिसे हम स्वेट या पसीना ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक, ये तो इस जगह पे अगर देखा जाए बेटा तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। उत्तर बेटा इसका 183 का उत्तर जो जाएगा वो दूसरा जाएगा। मनुष्य के शरीर में स्वेद ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है। ठीक है बच्चों, जिसमें बहुत से पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ हैं बच्चों, देखेंगे, देखिए इसमें NaCl होता है, यूरिया का कुछ मात्रा होती है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये सभी जो है स्वेट या पसीना बनाते हैं। तो उस जगह बेटा उत्तर जो है ये तीसरा जाएगा। हम लोग इसकी अभी चर्चा भी कर चुके हैं। सीबम, अगर बेटा यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा कि कौन सीबम द्वारा कुछ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन होता है। सीबम मतलब बेटा तेल ग्रंथियां। ठीक, तेल ग्रंथियां होती हैं जो सीबम द्वारा इसमें स्टेरॉल होता है, हाइड्रोकार्बन होता है और मोम जैसे पदार्थ होते हैं, इनको बेटा है तेल ग्रंथियों के द्वारा बाहर निकालते हैं। 185 का उत्तर दूसरा होगा।
186 क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, देखिएगा यकृत बिलिरुबिन बिलिवर्डिन का श्रावण करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, कोलेस्ट्रॉल का भी यहाँ निर्माण होता है। ठीक, बेटा देखिएगा यकृत तो विटामिन और ड्रग्स को भी करता है बेटा। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखते हैं बच्चों यकृत मिलेटोनिन, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यकृत जो है ये मिलेटोनिन नहीं बेटा, मिलेटोनिन हार्मोन जो है ये ग्रंथि होती है जिसे हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं। पीनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यकृत निम्नीकृत स्टेरॉइड, ये बात भी सही है। तो 186 में अगर मेरे बच्चों देखेंगे बेटा यहाँ पे तो जो 4 जो है इसके अनुरूपता सही है, ए बी सी और ई, तो उत्तर इसका बेटा दूसरा जाएगा। 186 का उत्तर जो है ये दूसरा रहेगा। गलत अनुरूपता का चयन करें बेटा। ठीक है, मूत्र का पीएच 6 होता है, मूत्र हल्के पीले रंग का होता है, यूरोक्रोम के कारण बेटा पिगमेंट होता है यूरोक्रोम। ठीक, मूत्र में कीटोन बॉडीज जो है, डायबिटीज इंसिपिडस दिया गया बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस नहीं होगा, मेलाइटस होगा, मेलाइटस। ठीक, एनएफ जो है रक्त वाहिका का फैलाव करता है, जो हार्ट से हार्मोन निकलता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है बेटा। तो इस जगह पे गलत उत्तर जो जाएगा तीसरा जाएगा, जो 187 का उत्तर जो है वो तीसरा रहेगा। 188 बेटा, अगर 188 की बात करते हैं बेटा, एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका के समीपस्थ भाग में सोडियम और जल का पुनर्अवशोषण होता है। ठीक है बच्चों, ये बेटा समीपस्थ नहीं होता है बेटा, DCT दूरस्थ में होता है। ठीक बेटा, एंजियोटेंसिन एक वाहिका संकीर्णक है, ये बात सही है। तो पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, तो इस जगह बेटा उत्तर तीसरा जाएगा। 188 का उत्तर जो है वो तीसरा होगा। 189 बेटा, अगर हम 189 को बेटा देखते हैं बच्चों, यहाँ पे मनुष्य में एक बड़ा निस्यंद का आयतन प्रतिदिन 180 लीटर बनता है, सही है बेटा, लेकिन प्रतिदिन उत्सर्जित जो मूत्र है वो लगभग 1.5 लीटर होता है। मनुष्य में निस्यंद का 99% भाग नलिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखा जाए दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही की गई है। 189 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा होगा। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ नलिकाएं एक सीधी, बच्चों ध्यान देना, सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं, संग्रह नलिका में खुलती हैं। ठीक, आपको देखिएगा ये बेटा बोमन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, ठीक है, ये डीसीटी है और ये बेटा संग्रह नलिका है। इसमें कई खुलती हैं आके बेटा, संग्रह नलिका खुलती हैं। अगर एक संग्रह नलिका में हम बात करते हैं बेटा, लगभग काफी डक्ट खुलती हैं बेटा। ठीक है, लगभग 4000 के लगभग खुलती हैं बच्चों। ठीक, तो ये बेटा पहला उत्तर ही इसका सही है। ठीक, यहाँ पे पीसीटी नहीं होगा, अब नहीं होगा, हेनले लूप नहीं होगा। 190 का उत्तर पहला होगा, 190 का आंसर पहला होगा। ठीक है, ये पीसीटी बेटा आपको मालूम है, ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट जिसे हम संग्रह नलिका कहते हैं। सही अनुरूपता का चयन करें। अगर हम सही अनुरूपता की बात करते हैं बेटा, देखिएगा, ठीक, देखिए बेसोफिल हेपेरिन, ठीक,
इओसिनोफिल एलर्जिक के लिए है बेटा, मोनोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट है, थ्राम्बोसाइट बेटा रक्त स्कंदन करता है। ठीक है बच्चों, हिपेरिन है, सेरोटोनिन है। ठीक है, ये जो है बेसोफिल है। अगर कनेक्टिव टिश्यू है बेटा तो उसमें मास सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे आंसर जो हो जाएगा पहला जाएगा। A1 है, B2 है, C3 है, D4 है। उत्तर बेटा इसका पहला जाएगा। 191 पहला। 192 बेटा हम लोग देखते हैं बेटा। 192 सही अनुरूपता का चयन करें। अगर हम सही अनुरूपता की बात चयन करेंगे बेटा, देखिएगा तो ANF जो है ये हार्ट से निकलता वाहिका प्रसारक है। ADH जो है बेटा, जो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट होता पोस्टीरियर। ठीक, जो एंजियोटेंसिनोजन जो है ये जो वाहिका संकीर्णक AN जो है ये जो है GFR को नियंत्रित करता है। और 1 से 1.5 लीटर मूत्र जो है ये जो है वयस्क मानव द्वारा रोज उत्सर्जित किया जाता है। तो इस जगह पे उत्तर बेटा 192 का जो जाएगा वो दूसरा जाएगा। 192 का उत्तर जो है दूसरा रहेगा। मूत्र निर्माण के लिए सही कथन का चयन करें। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें यहाँ पे तो मूत्र निर्माण के लिए अगर देखा जाए तो मूत्र में प्रथम चरण बड़ा निस्यंदन होता है जिसे फिल्ट्रेशन कहते हैं बेटा। इसमें 3 प्रमुख प्रक्रिया शामिल है बेटा, आपको मालूम है फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन या श्रावण होता है। वृक्क के द्वारा प्रति मिनट बनने वाले निस्यंद की मात्रा को GFR कहते हैं। बात भी सही है बच्चों। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसत इतना फिल्ट्रेशन किया जाता है। 1100 से 1200 ml रक्त का बेटा जो है फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो इस जगह पे बेटा सभी जो कथन जो है वो सही आ रहे हैं, तो उत्तर चौथा होगा। 193 का उत्तर 4 होगा। 193 का उत्तर बेटा चौथा होगा मेरे बच्चों। 194 बेटा देखिएगा, बेटा देखिए गलत कथन का चयन करें। तेल ग्रंथियों का स्राव त्वचा को ठीक है तो सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करता, सही है बेटा। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बात भी सही है। कीटोन का जो है मूत्र में उपस्थित मधुमेह का लक्षण है, अभी हमने आपसे चर्चा किया है। डायबिटीज मेलाइटिस है। औसत 200 से 300 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन मानव के द्वारा होता है। बेटा 200 से 3 नहीं बेटा 25 से 30 ग्राम के लगभग होता है। तो ये जो है गलत है। तो 194 का उत्तर जो है चौथा जाएगा गलत अनुरूपता में। 195 बेटा देखेंगे 195 देखिए बेटा, सही कथन का चयन करना है। स्थलीय घोंघे और कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है, ठीक है बेटा। नेफ्रीडिया नलिकाकार जनन अंग नहीं बेटा, ये उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी ये तो गलत हो गया बच्चों। ठीक, प्रोटोनेफ्रीडिया प्राथमिक आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन का संबंधित है, ये बात भी सही है। ग्लोमेरुलस ब्रैकी धमनी की शाखा अविवाहित धमनियों से बनी कैपिलरी का एक गुच्छ है, ये बात भी सही है। तो सही कथन A, C और D, बड़ा इसका उत्तर पहला जाएगा। 195 का उत्तर पहला रहेगा। 196 बेटा हम लोग देखते हैं बच्चों, देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, देखेंगे कि वृक्क के लिए सही अनुरूपता का चयन करें। तो वृक्क की जो लंबाई होती बेटा वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है। और वृक्क का भार जो होता है बेटा
वो 120 से 170 ग्राम होता है। तो इस जगह पे उत्तर जो जाएगा 196 का उत्तर जो आएगा वो दूसरा जाएगा, 196 का दूसरा उत्तर होगा। सही और अनुरूपता का चयन करें। बेटा अगर हम यहाँ पे बेटा देखते हैं सही अनुरूपता को बेटा देखेंगे बेटा, ठीक, आरबीसी जो होते हैं बेटा यहाँ पे देखिए 5 मिलियन से 5.5 मिलियन प्रति घन क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में होता है, ठीक। डब्ल्यूबीसी जो है 6 से 8,000 प्रति घन रक्त होता है बच्चों। प्लेटलेट 1.5 लाख से 3 लाख होता है बच्चों। और संगठित जो है जो पदार्थ जो है रक्त का जो है 45% होता है और प्लाज्मा जो है वो 55% होता है। तो 197 का जो बेटा उत्तर जो जाएगा वो इस जगह पे अगर मिलाएंगे तो दूसरा जा रहा है, 197 का उत्तर दूसरा होगा। निम्न में कौन रक्त स्कंदन में शामिल है? बेटा रक्त के जमने के लिए बेटा कैल्शियम आयन की जरूरत भी पड़ती है, ठीक। प्लेटलेट द थ्रोम्बोसाइट की भी जरूरत पड़ती है, थ्रोम्बिन की भी जरूरत पड़ती है बच्चों। तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो उत्तर चौथा रहेगा। ब्लड के रक्त के लिए कैल्शियम, थ्रोम्बोसाइट और थ्रोम्बिन की जरूरत पड़ती है। मनुष्य में वासा रेक्टा की क्या आकृति होती है? बेटा अभी हम लोगों ने चर्चा किया था बेटा, वासा रेक्टा जो होता है बेटा वो यू के आकृति की होती है, ए कुछ नहीं, एक्स कुछ नहीं, जेड कुछ नहीं, ठीक है बेटा। जेड आप लोग प्रकाश संश्लेषण में बेटा पढ़ोगे, वहां पे बेटा होता है जेड टाइप की जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है नॉन साइक्लिक। तो उत्तर बेटा यहाँ पे दूसरा है, 199 का उत्तर जो है दूसरा जाएगा। बेटा हमारे जो चरण का आखिरी क्वेश्चन है, शब्दों के गलत पूर्ण रूप का चयन करें। सैन का मतलब होता है साइनो एट्रियल नोट, सही है बेटा। एनएफ का एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर, ये बात भी सही है। एवियन का एट्रियो वेंट्रिकुलर नोट, ये बात भी सही है। तो बेटा इसमें अगर देखा जाए कोई भी जो है अनुरूपता गलत नहीं है, सभी सही हैं। तो उस जगह पे उत्तर जो जाएगा बेटा 200 का उत्तर जाएगा चौथा, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक। बेटा हमारा बेटा सेशन कंप्लीट हुआ है। कोशिश मैंने की अपने बच्चों को हिंदी में, कहीं कहीं पे थोड़े से इंग्लिश शब्दों का भी उपयोग करना पड़ा, तो वहां पे बेटा आप देखें जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए, और इसी तरह से आगे प्रक्रिया चलती रहेगी बेटा, ठीक है बच्चों। सारे क्वेश्चन कई बार देखें और बेटा एनसीईआरटी मिला पूरा का पूरा पेपर हमारे इंस्टीट्यूट में बेटा जो एनसीईआरटी बेस बनाया जाता है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो।